नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी और सीएनएक्स का ओपिनियन पोल राजस्थान के चुनाव को लेकर। राजस्थान में अब की बार किसकी सरकार, ये सवाल हम सब के सामने है। राजस्थान में पलटी का रिवाज है, हर 5 साल में कांग्रेस तो अगले 5 साल में बीजेपी। इस रिवाज में मुख्यमंत्री भी करीब करीब फिक्स ही रहे हैं। 5 साल के लिए अशोक गहलोत तो अगले 5 साल के लिए वसुंधरा राजे। पिछले 25 साल से राजस्थान में यही होता आ रहा है। क्या इस बार भी यही रिवाज जारी रहेगा या इस बार पलटी का रिवाज बदल जाएगा? रिवाज के लिहाज से इस बार बीजेपी का नंबर बनता है सरकार बनाने का, लेकिन बीजेपी वसुंधरा राजे को सीएम फेस के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं कर रही है और अशोक गहलोत बार बार वसुंधरा राजे का ही नाम लेते हैं। 2023 का राजस्थान का चुनाव कैसे लड़ा जा रहा है? यह चुनाव कांटे वाला है या कोई एक पार्टी चुनाव स्वीप कर रही है? राजस्थान के किन किन इलाकों में किस पार्टी का कितना जोर है, किस नेता के नाम पर सबसे ज्यादा शोर है, ये सब हम आपको बताएंगे आज के इस ओपिनियन पोल में। शुरू करने से पहले, मेहमानों से पहले मैं आपको मिलवा दूं भावेश झा सीएनएक्स से हमारे साथ हैं, जिन्होंने ये सर्वे किया। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए भावेश झा। हमारे अगले मेहमान हैं सज्जन कुमार जी। सज्जन भी सिफोलॉजिस्ट हैं और अभी राजस्थान पूरा घूम करके भी आए हैं, तो राजस्थान क्या कह रहा है वो जानते हैं। सीनियर जर्नलिस्ट राहुल महाजन जी हमारे साथ पैनलिस्ट हैं आज के शो में। राहुल जी, बहुत स्वागत आपका भी। और इंडिया टीवी की कॉरेस्पॉन्डेंट हमारी वरिष्ठ सहयोगी विजय लक्ष्मी हमारे साथ हैं। विजय, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस पार्टी के अंदर खास तौर पर जो कुछ चल रहा है, कांग्रेस पार्टी अभी तक अपने नामों का नाम तय नहीं कर पा रही है। कोई भी सूची कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों की नहीं निकली है, तो आखिर क्या वजह है? कहां पेच फंसा हुआ है? कौन सा झगड़ा चल रहा है कांग्रेस पार्टी के अंदर? क्या मंथन हो रहा है? अशोक गहलोत या सचिन पायलट इस झगड़े की वजह से ही तो नाम अटके नहीं हुए हैं? ये सब विजय आपको बता सकती हैं। और एक और बड़े सीनियर हमारे साथी, हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। सीनियर जर्नलिस्ट संजीव श्रीवास्तव जी, जोरदार तालियों से स्वागत करें। जयपुर से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। संजीव जी, बहुत स्वागत है आपका भी। देखिए, अब यह मेरे आसपास तो ये जितने स्टूडेंट्स हैं सब मीडिया के, जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स हैं। इनके पास बहुत सारे सवाल हैं पूछने के लिए और सब ये चाहते हैं कि पहले हमारे ही सवाल आप पूछ लें। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं जरा हम कुछ डेटा दिखा दें ताकि कुछ बेसिस हो हमारे पास बात करने का। कल हमने आपको मध्य प्रदेश का ओपिनियन पोल दिखाया था और मध्य प्रदेश के ओपिनियन पोल में साफ दिखा कि भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर सरकार बना सकती है। 115 सीटें 230 की विधानसभा में 115 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई दिखाई दी थी और 110 पर हमें लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी ठहर जाएगी। यह कल की बात हुई। मध्य प्रदेश का ओपिनियन पोल बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दिया था। आज राजस्थान का ओपिनियन पोल क्या कह रहा है, इसके लिए शुरुआत करते हैं। आइए उस क्षेत्र से जो है राजधानी का इलाका, जयपुर ढोलपुर, ये रीजन क्या कह रहा है, यहां की 48 सीटें क्या कह रही हैं। इसे ढूंढाड़ भी कहा जाता है वहां की भाषा में। जयपुर और ढोलपुर ये बड़ा रीजन है। विधानसभा की कुल 48 सीटें, लोकसभा की 6 सीटें यहां पर आती हैं। जयपुर ग्रामीण, जयपुर, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर और दौसा, ये राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का इलाका है। बीजेपी के सांसद बालकनाथ यहीं से आते हैं, विश्वेंद्र सिंह, किरोड़ी लाल मीणा, कांग्रेस के राजेंद्र यादव, ये सभी इसी क्षेत्र से आते हैं। और ये महत्वपूर्ण इसीलिए हो जाता है क्योंकि सचिन पायलट भी दौसा से चुनाव लड़ते रहे हैं। बीजेपी की सांसद दिया कुमारी वो चुनाव राजसमंद से लड़ रही हैं, लेकिन जयपुर राजघराने से आती हैं, इसलिए उनका भी यहां पर काफी दबदबा है। तो ये जयपुर ढोलपुर का जो रीजन है 48 सीटों वाला, ये आखिर किसके पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है? तो राजस्थान का ओपिनियन पोल इंडिया टीवी सीएनएक्स ने जो किया, पहला आंकड़ा आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। अब ये 48 सीटें हैं और हमारा सर्वे बताता है कि इसमें से बीजेपी 28 सीटें जीत सकती है, कांग्रेस पार्टी 19 सीटें, अन्य केवल 1 सीट। और मैं आपको जब तुलना बताऊंगा 2018 से तो आप चौंक जाएंगे। इन 48 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को इस बार 20 सीटों का फायदा हो रहा है, यानी बीजेपी के लिए बंपर मुनाफा। जयपुर ढोलपुर रीजन में पिछली बार केवल 8 सीटें थी, इस बार बढ़कर 28 होती हुई दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस पार्टी को 10 सीटों का भारी भरकम नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस रीजन के अंदर कांग्रेस पार्टी जो कि पिछली बार 29 पर थी, इस बार 19 पर आकर रुकती हुई दिखाई दे रही है और अन्य को भी 10 सीटों का नुकसान। यानी इस रीजन में लड़ाई पूरी तरीके से बाइपोलर हो गई कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। अन्य जो हैं वो इस लड़ाई में नहीं है। जनता
या तो बीजेपी को देख रही है या कांग्रेस को देख रही है। और जो पहला रीजन हमने खोला है जयपुर धौलपुर का, इसमें बीजेपी को एक बड़ी बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। 28 भाजपा, 19 कांग्रेस और एक अन्य। और उसमें महत्वपूर्ण फैक्टर यह है कि 2018 की तुलना में बीजेपी का जबरदस्त कमबैक है, 20 सीटें 2018 से ज्यादा जीतकर। तो मैं पहले आपके लिए ये रीजन, और चूंकि ये पहला क्षेत्र था, इसके डायनेमिक्स भावेश आपको समझाएंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात जो इस रीजन में जो समझ में आ रहा है वो ये है कि एंटी इनकम्बेंसी यदि सबसे ज़्यादा आपको किसी रीजन में दिखेगा तो वो ये रीजन है। उसका सबसे बड़ा फैक्टर है जयपुर का जो आसपास का इलाका है वो शहरी है। शहरी जो अर्बन वो है वहाँ पे बीजेपी का वैसे ही बहुत ज़्यादा जनाधार रहा है। पिछली बार जो 2018 में हुआ क्या था, यहाँ पे आप यहाँ का यदि सोशल बैकग्राउंड यदि देखेंगे तो जो दो मेजर कास्ट है, जो जैसे राजपूत हो गया, जाट हो गया, ये सभी ने, राजपूत तो बीजेपी से डिस्ट्रैक्ट कर गई थी, कुछ अलग अलग वजह थी उसमें, जिसमें कि एक आनंदपाल मर्डर था, उसके बाद वसुंधरा राजे के कुछ स्टेट में, हालांकि वो खुद भी राजपूत समुदाय से आते हैं, लेकिन उसके वजह से सरकार से नाराज थी, तो कई सीटें अक्रॉस द राजस्थान, लेकिन ये सब जो इलाका है उसमें एक असर पड़ा था कि राजपूत बीजेपी से हटी थी, और जो एक सर्टेन कास्ट है जो अशोक गहलोत को पसंद नहीं करती वो उनसे जुड़ गई थी, क्योंकि वो अशोक गहलोत नॉमिनेटेड सीएम नहीं थे। उसके वजह से आप देखेंगे कि यहाँ पे कांग्रेस ने बहुत जबरदस्त जीत की थी। लेकिन चूंकि इस बार एक भारी एंटी इनकम्बेंसी है, देखिए एंटी इनकम्बेंसी वैसे नहीं देखा, आप देखो पिछले 5 साल में आपको कब याद होगा कि राजस्थान से कोई अच्छी खबर आई हो सरकार को लेके? नहीं है, सिर्फ एक ही खबर आई है कि आखिरकार कांग्रेस के दोनों गुटों में समझौता हुआ। तो अब ये 5 साल में सिर्फ एक खबर आई है, उसका भारी एंटी इनकम्बेंसी है। बीजेपी के पास जो सोशल इक्वेशन था उसने अपने आप को ठीक किया। ये सब सारी वजह से आप देखेंगे बीजेपी यहाँ पे जबरदस्त कमबैक कर रही है। नहीं तो आपने जो फैक्टर्स बताया तो ये तो पैन राजस्थान फैक्टर्स हैं। मैं इसका मतलब ये पूरे अक्रॉस द स्टेट रिफ्लेक्ट करने चाहिए, लेकिन मैं वो इसलिए नहीं कहना चाहूंगा उस पर ज्यादा, क्योंकि अभी आगे सर्वे हमें आपको दिखाना बाकी है। संजीव श्रीवास्तव जी के पास जाना चाहते हैं। सर, जयपुर की सीट जहां से सरकार चलती है, जयपुर धौलपुर 48 सीटों वाला, बीजेपी 20 सीटें पिछली बार से बेहतर करके 28 पर, कांग्रेस 19 पर, क्या कहेंगे सर? देखिए, पिछली बार इसको, जिसको आप धुंधार रीजन कह रहे हैं, धुंधार रीजन कह रहे हैं, जयपुर और आसपास के क्षेत्र, उसके साथ साथ जो आप दौसा की बात कर रहे हैं, भरतपुर की बात कर रहे हैं, करौली, धौलपुर, ये पूर्वी राजस्थान की तरह से भी इसको देख सकते हैं। पूर्वी राजस्थान में तो पहले शहरी इलाके की बात कर ले तो बहुत अरसे के बाद जयपुर में परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही थी। कटारिया जीते थे जयपुर, सैज जोशी जीते, कांग्रेस के पक्ष में। संजीव जी, कुछ ऑडियो वीडियो प्रॉब्लम आ रहा है सर, मैं इसको ठीक करके फिर दोबारा आपके पास आता हूं। माफी चाहता हूं, बात आपकी ठीक से हम लोग सुन नहीं पा रहे हैं। उनका कहना था कि ये जो पूरा बेल्ट है ये ईस्टर्न राजस्थान का बेल्ट है, और हमने कई बार सुना है कि पूर्व से जिसने एंट्री की राजस्थान में, जयपुर में जाकर उसी ने गद्दी पर राज किया। ये कितनी बात सही है, और अगर ऐसा है तो क्या ये हमको कोई फोरवार्निंग है, इस पहले रीजन से ही कुछ दिखाई दे रहा है, कोई इशारा? राहुल जी, देखिए, ये इलाका अगर आपके सर्वे में, जैसे आपने कहा कि यहाँ पर 48 सीट्स हैं, अगर इस इलाके को थोड़ा बड़ा कर लिया जाए तो 66 सीटें लगभग आसपास के इलाके में आती है। जयपुर खास तौर से 19 सीटें वहाँ पर ही हैं। एक शहरी इलाके की बात की तो उस पर थोड़ा सा मैं बात कर दूं कि शहरी इलाका इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि इस बार लगभग 48-49 लाख युवा वोटर, जो पहली बार युवा वोटर वोट करेगा, वो जुड़ा है। तो वो किस तरफ वोट करेगा? अगर आपका सर्वे ये दिखाता है कि यहाँ पर बढ़त है, तो यानी युवा वोटर जो है वो बीजेपी के साथ देगा या बीजेपी के साथ जाएगा। दूसरा मैं ये भी कहूँगा कि यहाँ पे सतीश पुनिया बीजेपी के, उन्होंने बहुत मेहनत की है। अगर हम इस इलाके को देखें तो ये जाट, मीना, गुजर बहुल्य इलाका है, जहाँ पे आपने कहा सचिन पायलट का अपना एक जोर है, और मैंने कहा सतीश पुनिया, उन्होंने बहुत मेहनत की है। ऐसा भी लगता है कई बार कि जो सचिन पायलट हैं वो ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं लगते हैं चुनाव में, जो भी कारण कांग्रेस के बीच में रहे होंगे। अगर ऐसा है और सतीश पुनिया की मेहनत जो है वो रंग लाई है, तो ये जो आपने सर्वे दिखाया, इसमें जो आप आंकड़े दिखा रहे हैं वो बिल्कुल पॉसिबल है। मुझे लग रहा है कि हम अगला रीजन जो है वो भी खोल दें, तब हम एक कंप्लीट ज्योग्राफिकल बेल्ट की बात कर पाएंगे। तो टोंक कोटा का इलाका इसके आगे था, उसका डेटा भी हम दिखा देते हैं, तो फिर हम जयपुर, धौलपुर, टोंक कोटा इनकी बात कर पाएंगे। 72 सीटें बन जाती हैं आसपास, आप 68 कह रहे थे, 72 सीटें बन जाएंगी लगभग, तो वो भी हम लोग डेटा डाल देते हैं। टोंक कोटा की 24 सीटें हैं, उसका डेटा देखिए सर्वे में क्या निकल करके सामने आया है। टोंक कोटा का ओपिनियन पोल का सर्वे जो है
डेटा जो है वो ये बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इसमें 13 सीटें जो है वो जीत सकती है। 24 में से 13 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। ये +2 है 2018 की तुलना में, यानी 2 का फायदा बीजेपी को। कांग्रेस 11 सीटें जीत सकती है, ये 1 सीट का नुकसान होगा पिछले चुनाव से, और अन्य को यहाँ कोई किसी सीट पर बढ़त नहीं दिख रही है, ये भी 1 सीट का नुकसान होगा। तो यहाँ भी इस रीजन में आप देखिए, हालांकि बहुत गैप नहीं है दोनों के बीच में, लेकिन अपवर्ड ग्राफ भाजपा का दिखाई दे रहा है। वो भी नंबर 1 पार्टी इस रीजन में बन रही है, बेहतर भी कर रही है, और कांग्रेस नीचे जा रही है 2018 से, ये बड़ा क्लियर है। टोंक कोटा मैंने बात की आपसे, तो इसमें 2 बड़े नाम शामिल है, 2 शहरों के, टोंक और कोटा, और इसके अलावा यहाँ सवाई माधोपुर भी आता है, झालावाड़ बारां भी आता है। तो यहाँ इस लिहाज से बड़े नेताओं की अगर आप बात करेंगे तो इसमें यहाँ सचिन पायलट का दखल है बिल्कुल क्लियरली। कोटा तो हमारे जो लोकसभा के अध्यक्ष है ओम बिरला, वो यहाँ से आते हैं। शांति धारीवाल सीनियर लीडर है कांग्रेस पार्टी के, वो यहाँ से आते हैं, उनका टिकट फंसा हुआ है अभी भी। और ये सारे लोग जो हैं, इसके अलावा वसुंधरा राजे जो झालार पाटन से चुनाव लड़ती हैं, उनका भी इसी क्षेत्र में उनकी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी पड़ती है। तो आप देखिए बहुत सारे हैवीवेट्स जो हैं इन इलाकों में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अब जिन जिनको टिकट मिलेगा वो बात अलग है। आप टैली देखें, 72 सीटों का हमने आपको सर्वे दिखाया, और इन 72 में से भारतीय जनता पार्टी 41, कांग्रेस पार्टी 10, अन्य 1, 11 सीटों के गैप के साथ जो है आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अब मैं चाहूंगा कि एक बार फिर संजीव जी के पास चला जाए। संजीव जी, जयपुर, धौलपुर, टोंक, कोटा, सारे बड़े चेहरे, वसुंधरा राजे, राज्यवर्धन राठौड़, सचिन पायलट, सबका दबदबा, ओम बिरला साहब, और लीड में दिख रही है हमको भाजपा। देखिए, हम बात वापस जयपुर से ही शुरू करते हैं, क्योंकि कोटा, झालावाड़, टोंक के एरिया में लगभग लास्ट टाइम जैसी सिचुएशन है। 2 सीट का फायदा हो रहा है बीजेपी को, 1 सीट का कांग्रेस को नुकसान हो रहा है। कोई इतना बड़ा अंतर नहीं है। लेकिन जयपुर या दुंडौर रीजन या पूर्वी राजस्थान, अगर हम भरतपुर, धौलपुर को जोड़ते, तो ये रीजन में बीजेपी की जो बढ़त हो रही है, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब इसके 2-3 कारण है। एक तो शहरी मतदाता अमूमन बीजेपी के साथ रहा है, लेकिन चूंकि 2018 में वो ट्रेंड था कि सरकार बदलती है हर 5 साल में, तो जयपुर शहर का भी वोटर का एक बड़ा तबका कांग्रेस के साथ गया था। पूर्वी राजस्थान में जो सबसे 2 इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण कास्ट्स हैं जाट्स के अलावा, वो है गुर्जर और मीना की। और पिछली बार कुछ ऐसे समीकरण बन गए थे, क्योंकि पायलट को भी उसके सपोर्टर मुख्यमंत्री की तरह देख रहे थे, तो गुर्जर मीना एक हो गए थे। किरोड़ी लाल मीना जो अब की बार सवाई माधोपुर से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, सांसद हैं, विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी री एंट्री हुई थी पिछले चुनाव से पहले बीजेपी में, लेकिन वो उतना असर नहीं डाल पाए। बड़े मीना नेता है, लेकिन मीना जुड़े नहीं बीजेपी के साथ। तो मीना और गुर्जर जो ट्रेडिशनली एंटेगनिस्टिक या एक दूसरे के विरोध में वोट डालते हैं, वो कई कारणों से, एक तो किरोड़ी लाल की लैक ऑफ, मतलब उसको पूरी तरह आइडेंटिफाई नहीं कर पाए बीजेपी के साथ उनके समर्थक। गुर्जरों में जबरदस्त उत्साह कि हमारा नेता सचिन पायलट चीफ मिनिस्टर बन सकता है। तो ये गुर्जर मीना की कॉम्बिनेशन ने पूर्वी राजस्थान में जबरदस्त बढ़त दिलाई, और वही अगर बढ़त इस बार कमजोर होती हुई दिख रही है, क्योंकि सचिन पायलट के साथ जिस तरह का बर्ताव हुआ 5 साल तक, एक वो कई बार बनते बनते चूके, उनको कई बार हाशिए पे लिया गया, वो एक कांग्रेस से मतलब अभी तक पूरी तरह सहज नहीं हुए अशोक गहलोत और सचिन पायलट। हालांकि कल की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस दोनों की हुई हैं, दौसा में सचिन की और दिल्ली में गहलोत साहब की, दोनों ने बड़ी भाईचारे प्रेम की बातें की, लेकिन वो लोग उसको गले नहीं उतर रही हैं अभी लोगों के। तो वो अगर गुर्जर वोट टूटता है, प्लस मीना वोट किरोड़ी के साथ वापस जाता है, और शहरी वोट जयपुर का वापस बीजेपी की तरफ जाता है। अब दिया कुमारी का आपने नाम लिया, जो राजसमंद से सांसद थी, लेकिन अब जयपुर से विद्याधर नगर से चुनाव लड़ रही हैं। हालांकि भैरव सिंह जी के दामाद का टिकट कटा है उनके चक्कर में। 41 में से एकमात्र ऐसी सीट जिस पे विनिंग कैंडिडेट को रीनॉमिनेट नहीं किया गया, 3 बार के जीते हुए नरपत सिंह राजू की जगह दिया कुमारी को लाया गया। तो ये सारे फैक्टर्स जो दुंडौर रीजन के हैं, जो बीजेपी को बढ़त दिला रहे हैं, ऐसा लगता है बहुत अहम होंगे जो आपकी फाइनल टैली आएगी। और एक और फैक्टर बहुत बड़ा है जी, आगे बताएंगे, चलिए जी। अच्छा ठीक है सर, आगे हम लोग जब बढ़ें तो और बात करते हैं। अभी जो स्क्रीन पर नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं ना, 72 सीटों में से बीजेपी को 41, कांग्रेस को 30, ये नंबर पलटा हुआ है, या क्योंकि ये पलटा हुआ हो सकता था। बीजेपी जहां दिख रही है वहां कांग्रेस हो सकती थी, अगर पार्टी ने गहलोत और पायलट का झगड़ा वक्त पर सुलझा लिया होता, जिसका बारे में आपको संजीव जी ने बताया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं।
अब चुनाव सर पर है तो गहलोत जादूगरी दिखा रहे हैं। सचिन पायलट के बारे में अशोक गहलोत के आप बोल देखिए जरा। एक नेता ऐसे प्यार मोहब्बत की बातें अपने राइवल से कैसे करता है, आपके सामने। ये विपक्ष को तकलीफ है जो फैसले हो रहे हैं पार्टी के अंदर सिलेक्शन के प्रोसेस से, उनको तकलीफ भी हो रही है, इनके झगड़े क्यों नहीं हो रहे हैं। आप सचिन पायलट की तरफ इशारा कर रहे होंगे। जितने फैसले हुए हैं सबकी राय से हुए हैं, सबकी राय हो। जो भी सचिन पायलट साहब के जो हमारे सपोर्टर भी होंगे, उन सब के फैसलों में भागीदार बन रहा हूँ, उनके पक्ष में। हम तो एकजुट हैं। जब उनके साथ लोग गए थे, उनकी टिकट सब क्लियर हो रहे हैं करीब करीब। उससे बड़ा उदाहरण क्या मैं दे सकता हूँ आपको। एक टिकट पे भी मैंने ऑब्जेक्शन नहीं किया हो मीटिंग के अंदर। उससे अंदाज कर लीजिए कितनी पेगाएगी हमारी, कितनी प्यार मोहब्बत आपस के अंदर है। वो जो गए हैं, कहीं गए हैं, अभी क्राइटेरिया सिर्फ एक है, वो है विनिबिलिटी क्राइटेरिया है। वो सब बातें हम भूल चुके हैं। हम सब एक होकर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। तो गहलोत साहब कह रहे हैं सचिन पायलट के लिए इतनी मोहब्बत है, उनसे क्या बताएं आपको। और गहलोत ने पायलट के लिए कैमरे पर प्यार दिखाया, तो सचिन पायलट ने भी प्यार का रिटर्न गिफ्ट देने में बिल्कुल देर नहीं की। किसी का अगर कोई मनभेद है भी, छोटा मोटा मनमुटाव, उसको भूल जाओ। और जैसा राहुल गांधी जी बोल रहे हैं, नफरत की दुकान में, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। अब तो मोहब्बत की चर्चा कल भी हो गई, आज भी हम लोग कर रहे हैं। मोहब्बत आपस में जोड़नी है, सब लोगों को साथ लेकर चलना है। और प्रियंका जी, आपके हर बार राजस्थान पर आने से कांग्रेस का वोट लगातार बढ़ता जा रहा है। भाजपा के लोग चिंतित हैं, परेशान हैं, घबराए हुए हैं, समझ में नहीं आ रहा किसको कहां पर टिकट दें। वो सब लोग जानते हैं कि इस बार कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ रही है, सब एकता से चुनाव लड़ेंगे। और भाजपा की झूठ और पाखंड की राजनीति को समाप्त करने का जो क्षण आएगा, वो 25 नवंबर को जब वोट पड़ेंगे, एक एक वोट कांग्रेस पार्टी को मिले, ताकि भारी बहुमत के साथ राजस्थान में हम इतिहास कायम करें और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएं। देखिए, हमारा विजय लक्ष्मी हमारे साथ हैं और विजय लक्ष्मी तो इन सब नेताओं से बात करती हैं। विजय लक्ष्मी, ये तो मोहब्बत की ओवरडोज हो रही है राजस्थान में, बिल्कुल साफ है। अब ये जब माइक पर बोलकर आते हैं कि कितना प्यार है तुमसे, क्या बताएं, उसके बाद बाहर निकलकर आप लोगों को क्या बताते हैं? देखिए, बाहर निकल करके ऑन रिकॉर्ड तो वही बताते हैं जो माइक पे बताते हैं, लेकिन जब अलग अलग आप बैठें और नेताओं से कहें कि ये कहीं भी कोर्ट नहीं होने जा रहा है, तो उनकी स्टोरी जो है अलग है। गहलोत साहब अपनी अलग बात करेंगे और सचिन पायलट जो हैं वो अपनी अलग बात करेंगे। दोनों एक दूसरे के बारे में बहुत ज़्यादा अच्छे मीठे स्वर जो हैं, जो आपको ऑन रिकॉर्ड दिखते हैं, वो ऑफ रिकॉर्ड देखने को नहीं मिलते हैं। बहरहाल कांग्रेस पार्टी विनेबिलिटी जो है, उस पर जो कांग्रेस पार्टी की सीईसी की बैठक हुई, उसमें हालांकि सबसे ज़्यादा माथापच्ची या सबसे ज़्यादा अगर आप कहें एक दूसरे के साथ वर्बल स्पैट देखने को मिला, तो वो इसी सीईसी की बैठक में देखने को मिला, बाकी पांचों राज्यों के मुकाबले। अब क्योंकि सचिन पायलट 25 सितंबर वाली घटना का जिक्र करते हैं और अशोक गहलोत जो हैं वो मानेसर के कांड का जिक्र करते हैं, और इसी को लेकर के वहां पर जब और एक सर्वे भी वहां पर कराया गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, जिसमें कहा गया है कि 30% के करीब, यानी 65 के करीब टिकट जो है वो कांग्रेस पार्टी को काट देने चाहिए, क्योंकि भारी एंटी इनकम्बेंसी जो है वो कांग्रेस के एमएलए के खिलाफ है अक्रॉस द स्टेट। ये कांग्रेस के सर्वे की रिपोर्ट है। हालांकि 5 सर्वे कांग्रेस पार्टी ने कराया, लेकिन एक पहली बार ऐसा हो रहा है कि हर सर्वे की रिपोर्ट अलग है। कोई भी 2 या 3 सर्वे एक तरफ जाते नहीं दिख रहे हैं। 79 से 134 के बीच कांग्रेस के तमाम जो 5 सर्वे हैं वो अपनी जो फिगर है वो कांग्रेस पार्टी को दे रहे हैं। लेकिन विनेबिलिटी की बात करें, कहा जा रहा है कि सर्वे के आधार पर जहां बहुत एंटी इनकम्बेंसी है वहां टिकटें काट दी जाएं। लेकिन मुसीबत यह है कांग्रेस पार्टी की कि अगर जो जिनकी टिकटें आप काटेंगे, या जो अभी इनकम्बेंट एमएलएज हैं या मंत्री हैं, उन्होंने किसी को पनपने ही नहीं दिया पिछले 5 साल में, तो ऑल्टरनेट ही नहीं है। मैं आता हूं उस पर। देखिए, अभी जो तस्वीर चल रही थी ना स्क्रीन पर, वो मेदिनीपुर बालाजी मंदिर की तस्वीर है। यहाँ कौन कौन गया है? सचिन पायलट, अशोक गहलोत साथ साथ हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा वो भी उनके साथ हैं। तो कांग्रेस पूरी एकजुटता जो है वो दिखाने की कोशिश कर रही है। आशीर्वाद लेने भी गई है भगवान का, मंदिर में जाकर के माथा टेका है। तो ये आज ही की तस्वीर है। आज राजस्थान के दौरे पर थी। लेकिन जो झगड़े वाली बात है, विजय लक्ष्मी से ही कंटिन्यू करते हैं। इस पर हमारे पास सवाल भी था, हमने पूछा था कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के झगड़े का कितना नुकसान होगा कांग्रेस पार्टी को। ये बताएं, अशोक पायलट ये कह रहे हैं कि सचिन पायलट के तो सारे टिकट
जितने टिकट वो लेकर के आए थे सब पास हो गए। क्या ये सच बात है? और क्या ये भी सच बात है कि कांग्रेस आलाकमान बड़ा नाराज है अशोक गहलोत लॉयलिस्ट विधायकों से? बिल्कुल, देखिए हुआ क्या, सीईसी की बैठक में 40 से 45 नाम जो हैं वो ऐसे थे जो सिंगल नेम स्क्रीनिंग कमेटी की तरफ से सीईसी में आ गए। जनरली कांग्रेस में एक प्रक्रिया है कि स्क्रीनिंग कमेटी की तरफ से 3 से 5 नाम भेजे जाते हैं, फिर सीईसी में उन पर चर्चा होती है और फिर सीईसी एक नाम तय करती है। लेकिन ये पहली बार हुआ कि स्क्रीनिंग कमेटी की तरफ से ही एक नाम भेज दिया गया, जिस पर राहुल गांधी भी नाराज हुए, सोनिया गांधी भी नाराज हुई, और वो तमाम वो नाम थे जो सर्वे में जिनके खिलाफ मेजर एंटी इनकम्बेंसी की बात कही गई थी। तो दोनों ही बड़े नेताओं ने कांग्रेस के कहा कि इनके खिलाफ ही एंटी इनकम्बेंसी, और ये सब गहलोत सपोर्टर्स थे, और ये ज्यादातर इनमें से गहलोत सपोर्टर्स थे। और एक नाराजगी 25 सितंबर वाली घटना जो है, माना जाता है कि कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है उससे असहज उस समय, क्योंकि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का मैंडेट लेकर अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे उस समय वहां पर गए थे, और फिर जिस तरह का घटनाक्रम हुआ वो सबके सामने है। तो अशोक गहलोत के लॉयलिस्ट को नाम वहां पर होने से आलाकमान नाराज जरूर था, लेकिन अशोक गहलोत की तरफ से कहा गया कि एक सर्वे पर कैसे आप डिसाइड कर देंगे पूरे स्टेट का जो विनेबिलिटी का क्राइटेरिया, या कैसे आप डिसाइड कर देंगे किसी का टिकट कटना चाहिए। और अशोक गहलोत की तरफ से ये भी कहा गया अपने लॉयलिस्ट के सपोर्ट में कि भाई इसके अलावा कोई चारा नहीं है, कोई ऑल्टरनेट नहीं है, यही बेस्ट पॉसिबल लिस्ट है जिसके साथ हम चुनाव में जा। लेकिन इस पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी सहमत नहीं है, इसीलिए वो अरे इसी में एक इंटरेस्टिंग नाम है हमारे सामने, शांति धारीवाल का, कांग्रेस पार्टी की सीनियर लीडर। और इन्होंने जिस घटना का जिक्र कर रही है विजय लक्ष्मी 25 सितंबर वाली, पिछले साल वाली, जब विधानसभा दल की बैठक होनी थी जयपुर के अंदर, और अशोक गहलोत के साथ जितने विधायक थे वो सब उस बैठक में गए नहीं थे। सचिन पायलट अपने विधायकों के साथ इंतजार करते रहे, लेकिन अशोक गहलोत के सारे लॉयलिस्ट विधायक बैठक में गए ही नहीं। तो इसको सीधा माना गया कि ये तो आपने सेंट्रल हाई कमान को चुनौती दी है, गांधी परिवार को चुनौती दी है। और उसमें ये शांति धारीवाल थी जिस वक्त उन्होंने ये पूछा था एक मीडिया के सवाल पर कि कौन कांग्रेस आला कमान। तो इस बार हम सुन ये रहे हैं कि सोनिया गांधी जी ने भी पूछा कि ये वही शांति धारीवाल हैं क्या? देखिए, मुझे ऐसा तो जानकारी नहीं आई कि सोनिया गांधी ने ऐसा पूछा, पर नाराज जरूर थे। और एक जो अचंभे की बात है कि शांति धारीवाल जो सर्वे कांग्रेस का कराया है उसमें वो अच्छा कर रहे हैं। कोटा में उन्होंने काफी काम किया है टूरिज्म और इसके लिहाज से, तो उस एंटी इनकम्बेंसी का जो फैक्टर है वो उनके खिलाफ वहां पर ऐसा बताया मुझे कुछ लोगों ने। लेकिन बाकी जो मंत्री हैं उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी जो है वो मेजर है। और दुविधा कांग्रेस की यही है कि किसका टिकट काटें, अगर टिकट काटें तो ऑल्टरनेट कौन, और अगर नहीं काटें तो फिर सर्वे कहता है कि आप चुनाव हार जाएंगे। अशोक गहलोत के साथी जो समर्थक हैं जिनको वो टिकट दिलाना चाहते हैं, उन्होंने उनकी सरकार बचाई। जो सचिन पायलट के साथ विधायक हैं वो हैं जो विद्रोह करके चले गए थे। लेकिन दिक्कत कांग्रेस पार्टी की ये है कि इन दोनों में से किसको चुने। हमारे साथ सज्जन भी हैं, अभी राजस्थान घूम करके आए। इन दोनों रीजन्स की बात सज्जन, और टैली आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, 72 में से 41 पर भाजपा और 30 पर कांग्रेस पार्टी आगे। ये इन दो क्षेत्रों की बात है या कोई एक कॉमन थीम आपको, कॉमन थ्रेड पूरे राज्य में मिली? नहीं, देखिए इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि कांग्रेस की जो भी संभावना इस बार है, अगर एक आप संभावना देखें कि कांग्रेस आ भी सकती है, तो वो उसका एक कोई कारण है, तो वो अशोक गहलोत है। पार्टी से ज्यादा वहां पे मुख्यमंत्री हैं जिनकी होल्ड है, और जिसके कारण जो एक स्विंग वोटर है, फ्लोटिंग वोटर है, जो ओबीसी और ट्राइबल सेक्शंस में ज्यादा है, वो गहलोत के कारण। दूसरा, अगर आप इन रीजन्स में देखें तो भावेश जी का सर्वे है, ये एक संभावना है, इसमें कुछ बदलाव भी हो सकता है। अगर आप देखें तो इसमें मेवात रीजन है। अब मेवात रीजन और ये जो पूर्वी राजस्थान है, इसमें दलित फैक्टर एक बड़ा फैक्टर है। और अभी तक क्या होता था, कांग्रेस को पिछले लगभग 20 साल में नुकसान जो हो रहा था वो ये हो रहा था कि एक हिस्सा दलितों का बीएसपी की तरफ चला जाता था, जो ट्रेडिशनली कांग्रेस का वोटर था। इस बार जब बीएसपी कमजोर हुई है तो वो कांग्रेस की तरफ आएगा। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें तो नूह में और मानेसर में जो हिंसा हुआ, वो बगल में मेवात रीजन है, अलवर वगैरह में, तो उस वहां पे मुस्लिम की भी संख्या ज्यादा है, तो उसका भी एक असर हो रहा है। लेकिन कुल मिला के अगर आप इस बार देखें तो सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव में पहली बार आप देखेंगे, और यहां पे मेरी थोड़ी सी एक दूसरे तरीके से देखने का एक गुंजाइश है कि पहली बार आप राजस्थान में बिल्कुल जो 5 साल में बदल देने की जो एक संभावना आपको दिखती थी फील्ड में, वो इस बार कम दिख रही है, लगभग नहीं दिख रही है। अच्छा। और इसलिए चुनाव इस बार टिकट पे निर्भर है। अब जहां तक बात है कि गहलोत साहब की अगर चली, तो गहलोत साहब की चलने का फायदा यह होगा कि चुनाव आप उनके चेहरे पे जीत रहे हैं, तो स्विंग वोटर उनके तरफ जाएगा। अगर इसमें आला कमान ने यह किया कि एक खिचड़ी बना दी कि सीएम फेस तो गहलोत रहेंगे,
लेकिन टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में उन्होंने अपने लोगों को दिया, सर्वे के हिसाब से, किसी भी हिसाब से। तो ये कांग्रेस को कहीं से भी गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि इस बार जो एक संभावना बीजेपी के विरुद्ध राजस्थान में है वो पार्टी के कारण नहीं है। आपने बड़ा क्लियर किया कि इस बार हर 5 साल में सरकार बदलने वाली जो परिपाटी है वो भावना थोड़ी कम हुई है मध्य प्रदेश की, राजस्थान की जनता में, माफ कीजिएगा। तो अशोक गहलोत का कुछ प्रभाव जो है वो पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है चुनावों के करीब, उनकी योजनाओं का या उन्होंने जितनी भी और पॉलिसीज अभी लागू की। लेकिन क्या टिकट बंटवारा उनका साथ देगा, टिकट बंटवारे में उनकी चलेगी, ये अभी तय नहीं है और इसीलिए शायद पेच फंसा हुआ है टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का। हमने 72 सीटों का ओपिनियन पोल आपके सामने रखा अभी तक, जिसमें जोधपुर, धौलपुर, टोंक और कोटा रीजन शामिल है। मैं आगे मारवाड़ की बात आपके सामने करूंगा। सबसे बड़ा हिस्सा ये राजस्थान का है जिसमें 56 सीटें आती हैं। लेकिन इसकी बात करने से पहले, चूंकि इस क्षेत्र से मारवाड़ के क्षेत्र में पड़ता है जोधपुर, और जोधपुर शहर है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का, उनका गढ़ है, उनका किला है। तो क्या अपना किला, केवल अपना शहर नहीं, प्रदेश बचा पाने के लिए जितनी कवायद अशोक गहलोत कर रहे हैं वो काफी साबित हो रही है। थोड़ी बात जरा अशोक गहलोत पर हो जाए। मैं एक बार फिर संजीव श्रीवास्तव जी के पास जाना चाहता हूं। संजीव जी, यहां बड़ी चर्चा हुई, विजय लक्ष्मी ने बड़ी डिटेल में बताया कि टिकटों को लेकर के क्या खींचतान चल रही है, और अशोक गहलोत चाहते हैं कि उनके साथी जितने भी हैं, उनके लॉयलिस्ट, उनको टिकट मिल जाएं। लेकिन सामने से राहुल गांधी अपना सर्वे दिखा रहे हैं कि ये सब लोग जो हैं अनपॉपुलर हैं। अशोक गहलोत ने क्या क्या काम किए हैं इस साल के अंदर, आखिरी चुनावी साल में, अपनी सरकार बचाने के लिए, और वो कितने उसमें कामयाब होते दिखे आपको? 1980 में पहली बार सांसद बने थे अशोक गहलोत NSUI से। तो 1980 से ये 2023 हो गया, तो करीब लगभग 45 साल का उनका राजनीतिक जो यात्रा है। मेरे ख्याल से जितना अशोक गहलोत आज केंद्र में है राजस्थान के चुनाव के, वो उससे पहले कभी नहीं रहे। तो अभी राजस्थान में चुनाव गहलोत वर्सेस मोदी है। अच्छा। और ये बड़ा एक दिलचस्प पहलू हो गया है। तो जैसे अभी एक वक्ता बोल रहे थे जो राजस्थान घूम के आए, शायद सचिन नाम था उनका, वो बहुत मौके की बात कर रहे थे, सज्जन कुमार, सही बात कह रहे थे। तो अशोक गहलोत ने, सचिन कुमार, हाँ, तो सज्जन कुमार, सॉरी, तो उनकी बात से मैं काफी हद तक सहमत हूं। अशोक गहलोत केंद्र में, उन्होंने, देखिए, अगर हम आमतौर पे बात करते 6 महीने पहले, 3 महीने पहले, तो ये क्लियर था कि राजस्थान में सरकार बदलेगी, बीजेपी आएगी, कांग्रेस जाएगी। लेकिन पिछले 6-8 महीने से जिस कंसिस्टेंसी के साथ एक के बाद एक योजनाओं की झड़ी लगाना, और फिर उतनी महत्वपूर्ण बात, जो मैं हाल में थोड़ा शेखावटी रीजन में गया था, आप अभी उसका बताएंगे, तो एक बात जो बार बार निकल के सामने आई कि मोदी सबसे बड़ा फैक्टर है, अशोक गहलोत बहुत बड़ा फैक्टर है, बट वसुंधरा का चेहरा नहीं होना भी उतना ही बड़ा फैक्टर है। अगर वसुंधरा चेहरा सामने होता तो बीजेपी शायद बड़े आराम से लड़ाई जीत रही होती। तो अशोक गहलोत के राज्य की राजनीति में अशोक गहलोत वर्सेस वसुंधरा होता तो मामला कुछ और होता। लेकिन अब अशोक गहलोत वर्सेस मोदी में मोदी जी का बहुत करिश्मा होते हुए भी वो जमीन पे कैंडिडेट तो नहीं है ना, मुख्यमंत्री पद के दावेदार तो नहीं है। फिर अशोक गहलोत ने जिस तरह से इस बार अपनी सरकार चलाई, और चलाने से ज्यादा बचाई, मतलब एक तरह से तो 5 में से 3.5 साल तो सरकार बचाने की जुगत में लगे रहे। लेकिन उसके बाद भी उनको श्रेय देना पड़ेगा, कोविड मैनेजमेंट अच्छा था, और पिछले 1 साल में किस तरह की स्कीम्स की झड़ी लगाई। और अब उनके सामने संघर्ष अस्तित्व का है, जो वो कल बोले कि ये कुर्सी मुझे छोड़ती नहीं और मैं तो पद छोड़ना चाहता हूं, और आगे भी नहीं छोड़ेगी, ये भी बोल गए। तो मतलब आगे भी रास्ता खाली नहीं करने वाले सचिन के लिए जी। तो अशोक गहलोत, यहां पे बड़ी तरह की बातें चल रही हैं कि 77 साल के कमलनाथ चीफ मिनिस्टर पद के उम्मीदवार हैं, तो उस हिसाब से अशोक गहलोत तो 2028 में भी चीफ मिनिस्टर पद के उम्मीदवार हो सकते हैं, तब होंगे वो 77 साल के। तो अशोक गहलोत ही सारी स्ट्रेंथ है कांग्रेस की, और अशोक गहलोत ही सारी लायबिलिटी है कांग्रेस की। ठीक सर, इस समय स्थिति ये है राजस्थान में। अब ये जो संघर्ष की जो आपने बात की, शांति धारीवाल से बड़ा कोई नेता नहीं है कोटा में, जिसकी आप बात कर रहे थे पहले। शांति धारीवाल पोस्टर बॉय हैं कोटा के, और जितना जबरदस्त डेवलपमेंट किया है, जैसे विजय लक्ष्मी जी बता रही थी। लेकिन शांति धारीवाल वो सज्जन है जिनके, जब वो पिछले 25 सितंबर विधायक दल बैठक बुलाई गई, तो गहलोत समर्थकों ने विधायक दल बैठक शांति धारीवाल के घर कर ली, और शांति धारीवाल ने पत्रकारों को कहा, कौन आला कमान, यहां तो जो है अशोक गहलोत है। अब उस शांति धारीवाल को टिकट नहीं दिला पाए अशोक गहलोत, तो उनकी बड़ा अपमान होता है सार्वजनिक कि ये तो मेरा सबसे बड़ा हनुमान,
टिकट दिला दे तो आला कमान का अपमान होता है कि ये तो वो आदमी है जो पूछता है कौन है आला कमान। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक विचित्र सी स्थिति तो यही वो द्वंद्व है जिसमें पार्टी फंसी हुई है। तो संजीव जी चले, तो जिस रीजन की मैं बात कर रहा हूं, मारवाड़ 56 सीटों वाला, इसका डेटा रखते हैं सामने, फिर देखते हैं अशोक गहलोत जहां से आते हैं उस पूरे रीजन में उनका जादू चला कि नहीं चला। जादूगर कहते हैं ना अशोक गहलोत को। तो देखिए 56 सीटों वाला मारवाड़, गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, पाली, जोधपुर, जालौर, नागौर, ये सारी तमाम सीटें यहां पर हैं। अशोक गहलोत, गजेंद्र सिंह शेखावत दोनों यहां से आने वाली हैवीवेट नेता। ज्योति मिर्धा यहां से आती है नागौर से, हेमाराम चौधरी यहां से आते हैं, हनुमान बेनीवाल यहां से आते हैं। और ये रीजन भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से स्वीप कर रही है। मारवाड़ का इलाका पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। 56 में से 40 सीटें बीजेपी जीत सकती है। ये 17 सीटों का मुनाफा होगा 2018 से। कांग्रेस पार्टी को बड़ा नुकसान, 15 पर जाकर कांग्रेस पार्टी ठहरती दिख रही है। 12 सीटों का नुकसान पिछली बार से, अन्य को भी नुकसान, ये 6 से घटकर 1 पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो फिर आप देखिए अदर्स की संख्या लगातार घट रही है। सारा कॉन्टेस्ट बीजेपी कांग्रेस के बीच में है और ये तीसरा लगातार जो है हम रीजन देख रहे हैं। और मारवाड़ तो बहुत इंपॉर्टेंट है जो पूरी तरह बीजेपी के साथ जा रहा है। 56 में से 40 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई दिखाई दे रही है, कांग्रेस पार्टी 15। स्वीप इसी को कहते हैं जो यहाँ मारवाड़ में बीजेपी आपको करती हुई दिखाई दे रही है। और इसी के साथ अंतर आप देखिएगा स्क्रीन पर, 128 सीटों का सर्वे 200 में से 81 भाजपा, 45 कांग्रेस और अन्य 2, लगभग 2 का डबल का गैप जो है वो क्रिएट करने की तरफ है भारतीय जनता पार्टी। तो कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ी खराब परिस्थिति अभी तक के जो हमने 3-4 हिस्से आपको सर्वे की बताए हैं इसमें बनती हुई दिखाई दे रही है। भावेश, देखिए इस रीजन में 3-4 जो प्रमुख वजह उसमें एक देखिए, जैसे मैंने अभी आपको कहा 2018 में अशोक गहलोत नॉमिनेटेड नहीं थे सीएम के लिए, तो उस वजह से उनको जाट ने वोट किया था। जाट और जिस कास्ट से अशोक गहलोत खुद आते हैं उनका एक राइवलरी चलता है, तो इस वजह से जाट ने कांग्रेस को सपोर्ट किया था, जिस वजह से आप मारवाड़ में देखेंगे कांग्रेस 27 सीटें जीती थी, वो एक बड़ा फैक्टर था। दूसरा, जैसे मैंने आपको कहा कि जो राजपूत वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है इस एरिया में, तो उसके वजह से भी बीजेपी को वहाँ नुकसान हो। तो जाट, राजपूत, मीना और मुस्लिम, तो मुस्लिम में कांग्रेस का पैठ है। लेकिन ये जो 3 कास्ट है ये बहुत एक कंसोलिडेटेड बीजेपी के लिए बहुत एक विनिंग फार्मूला बन के निकल आ रहा है, जो 2018 में नहीं थी, जिसके वजह से आप देखेंगे कांग्रेस यहाँ पे मारवाड़ रीजन में ज्यादा सीट लेके आई थी। तो यहाँ पे एक तो बीजेपी के लिए अच्छी बात हो रहा है कि उसको जाटों का कुछ हिस्सा मिला, मैं ये नहीं कहूँगा 100%, लेकिन कुछ हिस्सा मिला जो पिछली बार नहीं मिला था। उसके बाद उनको राजपूत का मिल रहा है, और ये अमीना का, जिस इनके सबसे बड़े जो नेता हैं, उनको उन सबको मिला के बीजेपी के लिए एक अच्छी कॉम्बिनेशन बन रही है यहाँ पे। ठीक है, वसुंधरा राजे की बात भी बीच में हुई, आपने राजपूत वोट का जिक्र किया। बीजेपी, साफ लग रहा है बीजेपी ने उनको साइडलाइन किया हुआ है। क्या एक बार फिर से वसुंधरा राजे को एक्टिव करने की कुछ चर्चाएं चल रही हैं राहुल जी? देखिए ये भी बात हो रही है कि क्यों ना वसुंधरा राजे के जो बेटे हैं जो इस वक्त एमपी हैं उनको भी चुनाव लड़ा दिया जाए। इस तरह की बातें भी चल रही हैं। ये भी बात चल रही है कि 4 और एमपीज जो हैं उसको बीजेपी जो है राजस्थान से चुनाव लड़ा सकती है। जहाँ तक राजपूत वोट की बात हुई है तो बीजेपी ने उसमें देखिए कोशिश की है। उन्होंने जैसे विश्वजीत सिंह मेवार को पार्टी में शामिल किया है, या फिर अगर देखें कि हम उधर भवानी सिंह कलानी जो हैं उनको जो है उनको शामिल किया है। तो इससे उन्होंने जो राजपूत वोट की बात हो रही है उसको कहीं ना कहीं कोशिश की है कि वो उससे छिटक के ना जाए। तो ये सब कोशिशें बीजेपी में चल रही हैं। जब आप बात कर रहे हैं कि अगर वसुंधरा राजे जो हैं अगर वो अलग होती हैं तो उनका काट क्या होगा, ये सब बीजेपी की रणनीति में एक हिस्सा है। नहीं, जैसे कल हमने एमपी में शिवराज सिंह चौहान की बात की थी, आज अभी हमारे एक पैनलिस्ट ने कहा कि अगर वसुंधरा को आगे फोरफ्रंट पे रखकर उनके चेहरे पर चुनाव लड़ती तो बीजेपी बहुत मजबूत चुनाव लड़ रही होती और बहुत बड़े मार्जिन से आसान चुनाव जीतती। ऐसे ही कल एमपी के बारे में भी कुछ लोगों को लगता है कि शिवराज सिंह चौहान को क्यों साइड किया हुआ है, उनके नाम पर लड़ना चाहिए था। देखिए एक बात तो साफ है कि राजस्थान में अगर कोई बीजेपी का जाना माना चेहरा है तो वो वसुंधरा राजे सिंधिया हैं। अगर साइड करते हैं तो ऐसे में उनके सपोर्टर्स जो हैं, उनके जो समर्थक हैं, वो कहीं ना कहीं बीजेपी में नाराज़गी होगी। और ये हमने देखा भी है, ऐसा नहीं है कि मैं ये कोई अपनी तरफ से बात कह रहा हूँ, ये भी देखा गया है कि किस तरह के विरोध के स्वर उस जगह पे बीजेपी में उठ रहे हैं जहाँ पे उन्होंने या तो एमपीज़ को टिकट दिया है या फिर जहाँ पे वसुंधरा राजे के जो सपोर्टर्स हैं उनको टिकट नहीं दिया है। तो ऐसे में ये बात तो साफ है कि वसुंधरा राजे सिंधिया को अगर अलग थलग करके बीजेपी चुनाव लड़ेगी तो उसको नुकसान हो सकता है। और ये मैं दोबारा कहूँगा कि यही कारण है कि आज तक
आजकल जो मीटिंग्स जो है राजस्थान में चल रही हैं उसमें वसुंधरा राजे सिंधिया बाकायदा उन मीटिंग्स में पार्टिसिपेट कर रही हैं। चलो ठीक, कुछ सवाल हमारी ऑडियंस के लिए लेते हैं। कौन आप ये सवाल पूछना चाहते हैं? अच्छा, इतने सारे लोग, रुके पहले इनको पूछने दीजिए। सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अभी राजस्थान में क्राइम रेट बहुत ज़्यादा पीक पॉइंट पे है, तो अगर कांग्रेस की मतलब अशोक सर अगर वापस से सरकार में आते हैं तो उनका मतलब क्या है कि मतलब क्राइम रेट वापस डाउन होगा या ये उसी स्टेज पे रहेगा? ऐसे चुनाव की बात कर रहे हैं तो आपको लगता है बड़ा मुद्दा है? हाँ सर, जो भी अपराध हो रहा है, हाँ, खासकर महिलाओं के खिलाफ। हाँ, महिलाओं के खिलाफ। चलिए ठीक है, सज्जन घूम करके आए, वो बताएंगे आपको ये फैक्टर है या नहीं। देखिए, जो वोटर होता है वो हमेशा केवल एक मुद्दे पे अपना वोट तय नहीं करता है, वो बहुत चीज़ों को एक साथ देखता है। तो पहली तो क्राइम बढ़ी है वहाँ पे, दलितों के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ, ये एक सही बात है। लेकिन दूसरी तरफ क्या है कि जो ज़्यादातर जो गरीब वोटर हैं या वो वोटर हैं जिन्हें सरकार की सहायता की आवश्यकता है, वो ये भी देखते हैं कि हमें उन्हें स्कीम्स क्या मिल रहे हैं, फ़ायदे क्या मिल रहे हैं। तो इस तरीके से दूसरी बात है, इसका फ़ायदा बीजेपी को तब होता क्योंकि वसुंधरा जी की एक, भले ही वो राजपूत समुदाय में बहुत लोकप्रिय न हो, आनंद पाल मर्डर हुआ था एक माफिया का, लेकिन एक उनकी ये छवि थी कि उनके आने पे कानून व्यवस्था कांग्रेस से बढ़िया रहती है, बेहतर हो जाती। तो बीजेपी वो है नहीं। तो जहां तक ये जो है एक वोटर के लिहाज से देखिए तो वो निश्चित तौर पे वो देखेगा कि क्राइम बढ़ रहा है, सब हो रहा है, लेकिन हमें कुछ फायदा भी मिल रहा है। और सवाल है, जो कंट्रोल कर सकती थी वसुंधरा जी वो है नहीं, तो ये मुद्दा हमें लगता नहीं है बहुत ज्यादा प्रभावी मुद्दा होगा। भावेश जी बताएंगे। सर मेरा नाम नैना है और मेरा क्वेश्चन ये है कि मतलब कांग्रेस ने राजस्थान में बहुत विकास किया है, तो आप उनके सामने से क्या चुनौती रखोगे कि जिससे जनता आपको वोट दे? आपको लगता है कांग्रेस ने बहुत विकास किया है? सर ऐसे मैंने रिकॉर्ड में मैं पूछ रहा हूँ आपसे। सर मेरे को लगता तो नहीं है, बट ऐसा रिकॉर्ड में देखा गया तो फिर मैंने बोला। अच्छा, ये प्रचार हो रहा है कि कांग्रेस ने बहुत काम किया है? सर बहुत सारे काम किए गए हैं उसमें। अच्छा ठीक है, तो सवाल क्या है इसमें आपका? सर कि मतलब आपको ऐसा क्या लगता है कि जिससे जनता आपको वोट देगी? सर अच्छा ठीक है, कांग्रेस ने ऐसा, चले मैं इसको और सिंपल कर देता हूं सर। जैसे हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं, फिर संजीव जी के पास जा रहा हूं, तो वहां देखिए एक दो स्कीम्स की बहुत चर्चा होती है, जैसे लाडली बहना स्कीम उनकी, कि वो बीजेपी के लोग मानते हैं कि इसका बहुत असर हमको मिल रहा है, सीधे महिलाओं के खाते में पैसा जाता है। ऐसे अशोक गहलोत की कौन सी ऐसी स्कीम्स हैं जिनको वो मानते हैं कि गेम चेंजर स्कीम्स है? देखिए, सबसे बड़ी स्कीम तो चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना है। अगर आप जयपुर में ही आइए, जहां बीजेपी की इतनी बढ़त दिखा रहे हैं, एसएमएस अस्पताल सबसे बड़ा अस्पताल है सरकारी, राजस्थान का सबसे बड़ा अस्पताल है, उसके प्रिंसिपल अभी हाल में ही 2-3 दिन पहले एक जगह टकरा गए थे, तो वो बता रहे थे कि देखिए मतलब कि 8-10 लाख रुपए तक के इलाज तो बिल्कुल फटाफट होते हैं गरीब के। उसके ऊपर का अगर कुछ होता है, क्योंकि बीमा तो 25 लाख तक का है, उसके ऊपर फिर भी कुछ अनुमति, कुछ रेड टेप, कुछ कागज पत्र चलाना पड़ता है। तो बहुत लोग जो स्वप्न में भी नहीं सोच सकते थे कि उनका मुफ्त इलाज होगा, उनका इलाज हो रहा है। लेकिन आफ्टर अ पॉइंट मेरा ये भी मानना है कि इसको लोग अपना अधिकार मान लेते हैं जो भी सरकार देती है, और कुछ देर बाद जो वोट देने का जो सिलसिला है और ये अधिकार का सिलसिला, उसमें फर्क कर देती है। मतलब वो अधिकार अपने अधिकार की तरह ले लेती है और वोट फिर भी अपनी मर्जी से डालते हैं। तो उसका फायदा मिलेगा कांग्रेस को, उसका फायदा मिलेगा, इसलिए तो 20 सीटों पे नहीं सिमटेगी कांग्रेस पार्टी 2013 की तरह। इसीलिए तो या आपके 128 में से ऑलरेडी 45 पे पहुंच रही है। तो इस बार एक अच्छी टक्कर हो रही है। अब वो 60 पे रुकते हैं कि 70 पे रुकते हैं, तो आपका सर्वेक्षण अब बताएगा आधे घंटे बाद। लेकिन एक जो माहौल बना है टकराव का, या अच्छे ये फोरगोन कंक्लूजन नहीं मान रहे हम कि साहब बीजेपी जीत रही है और कांग्रेस हारी रही है, वो इस अशोक गहलोत की स्कीम्स की वजह से है। अब आपने देखिए इतने मुद्दों की बात हुई, एक लड़की ने यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर का सवाल पूछा कि वो कौन सा मुद्दा होगा, मैंने स्कीम की बात कर दी। तो क्या है असल मुद्दा राजस्थान की जनता का? इस सवाल हमने उनसे पूछा था, उसका जवाब आपको हम दे देते हैं। सर्वे में पूछा गया सवाल, आपके लिए सबसे बड़ा विषय क्या है, सबसे बड़ा मुद्दा आपके लिए क्या है? तो बेरोजगारी 21% लोगों ने कहा, विकास 17%, महंगाई 19% लोगों ने महंगाई को बड़ा इशू बताया। और आपको बता दें, इस महंगाई को काउंटर करने के लिए राजस्थान में महंगाई राहत शिविर लगाए थे अशोक गहलोत ने। इसके लिए अलग अलग जगहों पर कैंप लगाए गए थे। इसी स्कीम का हिस्सा है 500 रुपये का सिलेंडर। तो इसको कम से कम काउंटर करने की कोशिश की गई थी। लॉ एंड ऑर्डर 18% लोगों के लिए बड़ा मुद्दा है, लेकिन ये मुफीद नहीं है राजस्थान सरकार के लिए, क्योंकि ये उनका ट्रैक रिकॉर्ड इसके खिलाफ जाता है। इस पर उनका ट्रैक रिकॉर्ड काफी खराब है। लेकिन जहां तक महंगाई को एड्रेस करने वाली बातें, तो ये गारंटी वाली बातें तो विजय लक्ष्मी, ये कांग्रेस को लगता होगा कि ये चले हमारी
राजस्थान में? बिल्कुल। और सौरभ, जिस तरह से अगर आप देखेंगे कि बीजेपी का नैरेटिव और खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेवड़ियां ना बांटने की बात करते हैं, तो कांग्रेस पार्टी एक नैरेटिव ये भी शायद बिल्ड करे कि अगर बीजेपी आ गई तो जो हमने दिया है वो सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो रेवड़ियों का या ये इसको वो रेवड़ी कल्चर में शामिल करेंगे। तो फिर ये भी एक नैरेटिव हो सकता है जिस पर कांग्रेस पार्टी आगे जनता तक उसको पहुंचाने की कोशिश करे। लेकिन ये बात ज़रूर है कि ये अशोक गहलोत का चुनाव है और चिरंजीवी योजना हो, ओल्ड पेंशन स्कीम योजना हो, महंगाई राहत शिविर हो, या फिर LPG सिलेंडर पर जो राहत वहाँ की सरकार ने दी है, और बाकी जो स्टेट्स में कांग्रेस की सरकार है उनके मुकाबले जो स्कीम्स, जिस तरह की पॉलिसीज, और वो भी चुनाव से महज 5-6 महीने एक पूरे पॉलिसी स्ट्रक्चर्ड तरीके से अशोक गहलोत ने ये काम किया है, क्योंकि वो जानते हैं कि चुनाव के पास अगर चीजें की जाएं तो जनता के दिमाग में वो लंबे समय तक रहती हैं। अब कितने लंबे समय तक है मैं आपको बता देता हूं। ये सर्वे में ये सवाल था कि आपको किसकी गारंटी पर यकीन है। प्रधानमंत्री आते हैं तो वो कहते हैं मोदी का मतलब है गारंटी पूरा होने की गारंटी, और कांग्रेस पार्टी की गारंटी दे रही है। इस सवाल का जवाब आप देखिए, 52% लोगों ने कहा हमें भारतीय जनता पार्टी की गारंटी पर भरोसा है। 40% लोग कहते हैं कांग्रेस पार्टी की गारंटी पर हम लोग यकीन करते हैं। तो इसमें आपको इस बात का जवाब मिल गया होगा। देखिए वो चुनाव में क्या चीज सबसे अहम है कि आप भरोसा किस पर कर रहे हैं, यकीन किस पर कर रहे हैं। तो ये सवाल ये आपको बताता है कि नरेंद्र मोदी जो हमसे वादा कर रहे हैं चुनाव के अंदर, आधी से ज्यादा वोटर 52% लोग कहते हैं कि हमें उस पर भरोसा है। 40% लोगों का कहना यह है कि नहीं, कांग्रेस पार्टी जो हमें दे रही है और आगे जो देने का वादा कर रही है हम उसके साथ जाना बेहतर समझेंगे। लेकिन ये गैप काफी है, और यही चुनौती थी अशोक गहलोत की कि वो इस गैप को भर पाते हैं या नहीं भर पाते हैं। अभी तक तो हमें नहीं दिखाई दिया, जितने क्षेत्रों की हमने बात की है। आने वाले रीजन्स में हम देखेंगे कि क्या अशोक गहलोत जो है वो कोई भरपाई कर पाए हैं। जल्दी से 1-2 सवाल, फिर मैं अगले क्षेत्र पर बढ़ूंगा। अच्छा, एक छीनिए नहीं, अरे एक करके बोलिए। सर, मेरा नाम अभिषेक कुमार श्रीवास्तव है। मैं वरिष्ठ पत्रकार महोदय से सवाल करना चाहता हूं। कौन से सब वरिष्ठ हैं? नहीं, ये राइट से 2 नंबर। राहुल जी, राहुल जी बोले। राहुल जी से मैं सवाल करना चाहता हूं ये कि राजस्थान पूर्वी नहर परियोजना राजस्थान की राजनीति को किस प्रकार प्रभावित कर सकती है? देखिए, ये एक ऐसी योजना है जिसपे गहलोत बार बार बात कर रहे हैं, और इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि वो ये कहते हैं कि ये योजना जो है वो केंद्र के कारण नहीं बन पा रही है। और मैं ये मानता हूं कि एक बड़ा मुद्दा बन सकता है, क्योंकि ये लगभग 83 सीटें ऐसी राजस्थान की हैं जो इस नहर परियोजना से इफेक्ट होती हैं। तो ये एक बड़ा मुद्दा है राजस्थान के लिए। ERCP, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, तो ये अफेक्ट करती है 83 सीटों को, और ये एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। लेकिन उससे पहले एक सवाल आया था महिलाओं के प्रति अपराध का। मैं ये मानता हूं, क्योंकि मैं राजस्थान काफ़ी जाता रहता हूं, और ये मैं मानता हूं कि महिलाओं में ये एक राजस्थान में बहुत बड़ा मुद्दा है, और ये जो है महिलाओं के किस तरह से महिलाएं वोट करेंगी इसको इफेक्ट करेगा। अच्छा, ये आपने उसका क्लियर कर दिया। अब ये जो दूसरा नहर वाला मुद्दा है, आपने भी बताया 83 सीटों पर 83 सीटें ऐसी हैं जहां पर रहने वाले लोगों के लिए बड़ा प्रोमिनेंट मुद्दा है। अब इसका वादा तो किया था वसुंधरा राजे की सरकार ने, उसके बाद भी ये काम क्यों नहीं हो पाया? मतलब आज इनकी राजनीति क्या चलती है? गहलोत तो ये कहते हैं कि केंद्र जो है वो इस परियोजना को रोक रहा है। अब ये राजनीति है आपस की कि ये इसकी सच्चाई क्या है, ये देखने वाली बात है। लेकिन ये बड़ा मुद्दा है, ये बड़ा मुद्दा है। चलें एक सवाल और बताएं। ये सबसे पीछे दे दिए, सबसे पीछे। नमस्कार सर, मेरा नाम डोना भारती है। मेरा सवाल आप सभी से है, ये है कि कोटा में से आए दिन ये खबर आती है कि बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। क्या सरकार इस पर कभी एक्शन लेगी? ये कभी रुकेगा या नहीं? संजीव जी। कोटा में सुसाइड की, देखिए कोटा एक्चुअली इतना बड़ा एक ट्यूशन का केंद्र बन गया है। मेरे ख्याल से भारत में सबसे बड़ा केंद्र है जहाँ लाखों बच्चे, पूरी कोटा की अर्थव्यवस्था बदल गई, और पिछले 2-2.5 दशक से कोटा उसका सेंटर बन गया है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है जो वहाँ पे सुसाइड की रेट बढ़ रही है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण होने के साथ साथ हमें थोड़ा रियलिस्टिक भी होना पड़ेगा कि कोटा जो लाखों बच्चे आ रहे हैं वो कौन है। कोटा लाखों बच्चे वो आ रहे हैं जो IIT में जाना चाह रहे हैं, MBBS में जाना चाह रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर करना चाह रहे हैं, जो ऑलरेडी एक बहुत ज़बरदस्त कॉम्पिटिटिव प्रेशर में है, जो बहुत प्रतिस्पर्धा की दुनिया में उन्होंने स्वयं को रख लिया है। उनके अभिभावकों की तरफ से, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस की तरफ से, पीयर ग्रुप की तरफ से किस तरह का दबाव होता होगा, और कच्ची उम्र के लोग हैं। तो शायद जिस तरह की एक काउंसलिंग या हाथ पकड़ना या डाढ़स बनाना या ये समझाना बच्चों को
कि भाई ये करियर की दौड़ बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ये सब कुछ नहीं है, जीवन मरण का प्रश्न नहीं है। वहां पे कहीं ना कहीं कोटा लैक कर रहा है। इसको हमें एक मानवीय समस्या की तरह लेना पड़ेगा। इसमें कोई सरकार या इसकी उसकी बात राजनीति करने का कोई भी प्रसंग मेरे हिसाब से समझ में नहीं आता मुझे उसका लॉजिक। बट ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण ट्रेंड है, और जो हमारी नई पीढ़ी एक्चुअली कई मोर्चों पे जूझ रही है इससे, इस प्रतिस्पर्धा से, क्योंकि हमारा देश असल में एक अनार 1 लाख बीमार वाला देश है। तो क्या करें? तो वो जो दबाव नहीं झेल पा रहा बच्चा, कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ महसूस कर रहा है, वो इस तरह का कदम उठा रहा है। सर दबाव तो देखिए अभी नेता भी बहुत महसूस कर रहे हैं, सब लोग, हो सकता है कुछ दर्शक भी महसूस कर रहे हो, कांग्रेस के सपोर्टर जो होंगे ये आगे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, ये 45 से नंबर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बीजेपी वाले सोच रहे होंगे 100 के पास पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। तो जरा ठीक है, संघर्ष और हर जगह संघर्ष है। मैं आपके सामने अगला क्षेत्र रखने जा रहा हूं, इसका जो है शेखावटी की बात अभी करना भी चाह रहे थे संजीव जी। 24 सीटें हैं शेखावटी में। लोकसभा की चुरू, झुंझुनू और सीकर सीटें मिलकर बनता है शेखावटी का इलाका। 2018 में ये पूरी तरह कांग्रेस के रंग में रंग गया था। 2019 में ये भगवा हो गया था जब लोकसभा के चुनाव हुए थे। अब 2023 में क्या होगा ये हम आपको बताएंगे। यहाँ बीजेपी के सीनियर लीडर नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ आते हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा यहाँ से आते हैं, राजस्थान के परिवहन मंत्री ब्रजेंद्र सिंह ओला वो यहाँ से आते हैं। तो शेखावटी क्षेत्र जो है बड़ा क्षेत्र है, बड़े नेताओं का क्षेत्र है। डेटा मैं आपके सामने रख रहा हूं इन 24 सीटों का। क्या इससे ही किसी की सरकार बनने के आसार साफ हो जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी को यहां 12 सीटें जीतती हुई हमारा सर्वे दिखा रहा है। कांग्रेस पार्टी भी 12 सीटें जीत सकती है और अन्य कोई नहीं। और इसमें आपको बताऊं 2018 की तुलना में ये बीजेपी के लिए 7 सीटों का मुनाफा है और कांग्रेस पार्टी के लिए 4 सीटों का नुकसान है। तो फिर वही ट्रेंड लगातार, बीजेपी की सीटें बढ़ रही हैं 2018 की तुलना में। हर रीजन में, हर क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी डिप हो रही है, हर रीजन में उसकी सीटें कम होती हुई दिखाई दे रही हैं। और ऐसा ही शेखावटी में भी हमें देखने को मिला है। स्क्रीन पर नजर डालिए, 152 सीटें यानी केवल 48 सीटों का रुझान अब बाकी है, हमारा 48 सीटों का सर्वे बाकी है। 93 सीटें बीजेपी जीत सकती है, हमारे सर्वे ने बताया। अभी तक की 152 में से 57 कांग्रेस, गैप बहुत बढ़ गया है। अन्य 2 बीजेपी उस हाफ पे जादुई आंकड़े से जहां सरकार बनती है केवल 7 या 8 आप कह लें, क्योंकि 101 सीट चाहिए मेजॉरिटी के लिए, तो 8 सीटें केवल पीछे है। कांग्रेस पार्टी अभी उससे बहुत पीछे दिखाई दे रही है। तो कांग्रेस पार्टी क्या ये गैप भर पाएगी? क्योंकि मेरे पास एक बड़ा रीजन अभी और बाकी है, मेवाड़ का। मेवाड़ में जहां लगभग 50 सीटें हैं, तो ऐसा नहीं है कांग्रेस पार्टी कमबैक नहीं कर सकती, लेकिन उसके लिए कांग्रेस को मेवाड़ का रीजन स्वीप करना पड़ेगा। ऐसी परिस्थितियां क्या मेवाड़ में बनी हुई हैं? मेवाड़, उदयपुर, अजमेर, राजसमंद, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ वाला मेवाड़, यहां की बात भी हम करेंगे जब अगले हिस्से में हम लोग आएंगे। फिलहाल शेखावटी का मैंने आपको बताया, ये रीजन भी बीजेपी के लिए मुनाफे वाला क्षेत्र है। सीटों के लिहाज से बराबरी पर ठहरती हैं दोनों पार्टियां, लेकिन बीजेपी 18 की तुलना में बहुत बेहतर करते हुए। भावेश, देखिए, शेखावटी के बारे में कहा जाता है ये किसी का सगा नहीं है, ये हर जो सत्ताधारी पार्टी है उसको धोखा देती है ताकि वो अगली बार सरकार में ना आ पाए। पर बीजेपी के साथ यहाँ पे क्या हुआ, 2018 में जब बीजेपी 163 सीट जीती थी, तब भी बीजेपी को वहाँ पे बड़ी सफलता नहीं मिली थी, सिर्फ 12 सीटें जीती थी। और कांग्रेस जो सिर्फ 21 सीट जीती थी पूरे राज्य में, वहाँ पे सबसे ज़्यादा उनको इस रीजन से सीटें मिली थी। तो एक तो यह है कि बीजेपी वहाँ पे धीरे धीरे कमज़ोर हुई है। लोकसभा चुनाव को छोड़ दिए, वो एक अलग फिनोमेना होता है, लेकिन असेंबली की बात कर रहे थे तो वहाँ पर बीजेपी धीरे धीरे कमज़ोर हुई। दूसरा, जो अभी फ्रीबीज की बात की, क्योंकि मैं स्पेशली बात नहीं कर रहा था, सबसे ज़्यादा लोगों ने इस फ्रीबीज के बारे में यहीं पर बात की है। तो वो असर जितने भी रीजन उसमें मुझे जो पर्सनली मेरी टीम को वहां पे दिखा है, वो वहां वर्क है। इसलिए कांग्रेस जो अपना ग्राउंड है वो बचाते हुए यहां पे दिख रही है। आप देखेंगे यहां लगभग 50-50 जो दिखे, वो एक सबसे बड़ा फैक्टर वहां पे है। अच्छा, ठीक है। शेखावटी रीजन जो है इस बार बिल्कुल आपने कहा बिल्कुल संतुलित, 12 भाजपा 12 कांग्रेस, वो हमें होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ सवाल हमारे पास और हैं। अशोक गहलोत की हम लोग लगातार बात कर रहे हैं। अशोक गहलोत का काम कैसा रहा इन 5 साल के अंदर? जो सर्वे आपको, सर्वे का जो हिस्सा अभी तक का दिखाई दे रहा है, इसको देख के लग रहा होगा कि शायद ज्यादातर लोग अशोक गहलोत से निराश होंगे। सवाल का जवाब क्या था? अशोक गहलोत का काम आपको कैसा लगा? जरा इसका डेटा जो है, जो जवाब हमारे पास आया वो स्क्रीन पर हम दिखा दें। अशोक गहलोत पार्टी के सबसे बड़े नेता राजस्थान के, कांग्रेस पार्टी नेशनल लेवल पर देखें तो शीर्षतम नेताओं में से एक। 39% लोग कहते हैं उनका काम शानदार था, औसत था,
ऐसा कहने वाले 11%। दोनों को जोड़ दीजिए तो 50% बन जाता है, यानी एवरेज या मोर देन अबव एवरेज। 50% लोग कहते हैं कि ठीक काम था या बहुत अच्छा काम था, 50% लोग कहते हैं खराब काम था। तो गहलोत जी के लिए इसमें कोई दिल हारने वाली बात नहीं है। अगर 50% जनता आपके काम से संतुष्ट है कुछ किसी भी हद तक, और उसमें से 40% तो बहुत तारीफ कर रहे हैं काम की, तो मुख्यमंत्री के तौर पर कहना होगा कि उन्होंने जो काम किया वो अपना फर्ज कुछ हद तक अदा कर पाए। लेकिन 50% आबादी अगर ये कहती है कि आपने खराब काम किया है, तो ये चुनाव में आपके लिए एक नुकसान वाला सौदा तो दिखाई देगा ही देगा। अभी तक हमको चुनाव में वही होता हुआ दिखाई दे रहा है। और हमने इससे पहले बात की थी गहलोत और अशोक पायलट के झगड़े का कितना असर हुआ, इसको भी एक बार फिर हम दिखा देना चाहते हैं आपके सामने, क्योंकि बहुत से लोगों को लगता है कि क्या यही एक वो मुद्दा है जिससे अशोक गहलोत का सारा खेल बिगड़ रहा है। अशोक गहलोत तो जीत जाते, सरकार दोबारा बना लेते, लेकिन सचिन पायलट के साथ अनबन, इसने पीछे कहीं उनको रोक रखा है। तो जरा इसका जवाब भी एक बार आपको मिल जाना चाहिए। कितने % लोग मानते हैं कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है? 57% लोगों को लगता है कि हाँ, इससे कांग्रेस पार्टी को नुकसान हो रहा है। अगर ये दोनों नेता एक होते, दिल से एक होते, मिलकर चुनाव लड़ रहे होते, एक दूसरे की जड़ें ना खोद रहे होते, तो आज कांग्रेस पार्टी बेहतर परिस्थिति में होती। 37% लोगों को लगता है नुकसान नहीं होगा, लेकिन 57% लोगों को लगता है कि इसका एक बड़ा डेंट कांग्रेस पार्टी की परफॉर्मेंस पर हो रहा है। विजय लक्ष्मी। बिल्कुल। और देखिए सौरभ, दो बड़ी घटनाएं हुई राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में। एक जिसमें सचिन पायलट ने एक तरीके से तमाम लोगों को लेकर मानेसर वो चले गए, और फिर उस समय जो स्थिति थी वो ऐसी थी कि सरकार गिरेगी, बचेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। और फिर उसके बाद 25 सितंबर की घटना है जब आला कमान का एक मैंडेट लेकर के अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे, जो उस टाइम अध्यक्ष नहीं थे पार्टी के, वो राजस्थान में गए। लेकिन उस मैंडेट को अशोक गहलोत के खेमे ने पूरी तरह से विफल कर दिया, और वो मैंडेट कभी वहां पर इंप्लीमेंट ही नहीं हो पाया। तो ये राजस्थान की जनता ने देखा, और ये जो इंस्टेबिलिटी थी ये कहीं ना कहीं जब तब उभर कर सरफेस पर आती रही। और ये एक बड़ा मसला था, क्योंकि लोगों को भी लगता था कि क्या है, क्या पार्टी में कोई क्लैरिटी नहीं है, ये तो आपस में ही लड़ते रहते हैं। और इसको वहां पर ऑपोजिशन ने भी बुनाया। हालांकि अभी जरूर दोनों कोशिश करें ये बताने और दिखाने की कि हम साथ साथ हैं, लेकिन भीतर घात जो है अंदर जहां अशोक गहलोत भले ही कह रहे हो कि सबकी टिकटें क्लियर हो गई, लेकिन उनको भी पता है कि विनेबिलिटी का एक क्राइटेरिया है, और जिनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है सचिन पायलट के, उन करीबियों को तो टिकट मिलेगा नहीं। सचिन पायलट कह रहे हैं कि अगर आप मेरे लोगों को गद्दार मान रहे हैं या मेरे लोगों को उस मानेसर की घटना के लिए पनिश कर रहे हैं, तो फिर अशोक गहलोत के जो करीबी लोग हैं उनको भी 25 सितंबर की घटना के लिए जो है पनिश किया जाना चाहिए। तो ये जो है अंदर अभी आपस में इन दोनों खेमों के बीच में चल रहा है, और ये देखना पड़ेगा कि टिकट बंटवारा जब होगा, मेन चीज राजस्थान की जो आगे की दिशा क्या होगी, वो जब एक बार टिकट कांग्रेस पार्टी अनाउंस कर देगी उसके बाद पता चलेगा कि क्या और किस तरह से आगे जाएगा। लेकिन ये लड़ाई जरूर कांग्रेस पार्टी क्या अभी भी कांग्रेस के पास कुछ हाथ में पत्ते हैं? जैसे टिकट डिस्ट्रीब्यूशन की बात हुई, टिकट अगर सही तय हो जाए तो क्या गेम बदल सकता है? आपको लगता है ऐसा सज्जन? बिल्कुल। अभी देखिए, जो अभी दो क्षेत्र जिससे बीजेपी को काफी लीड मिली है, एक तो मारवाड़ का है, दूसरा शेखावटी का है। इसमें देखिए सीधी जो राइवलरी है वो एक जाट समुदाय है जो कि काफी संख्या में है, दूसरा राजपूत है, और बाकी ओबीसी वर्ग के आते हैं। तो जिस तरीके का लीड बीजेपी को दिख रहा है वो बड़ा ही एक अगर बीजेपी ऐसा कर पा रही है, इसका मतलब वो जाटों को भी अपने साथ साधने में सफल रही है और पिछड़े वर्ग को भी रही है। कांग्रेस के पास ये है कि ये देखिए कि वहां पे सोसाइटी में जो जाट वर्सेस नॉन जाट, और खासकर ओबीसी, जो कि कांग्रेस की से ज्यादा गहलोत के कारण थोड़ा इस बार प्रभावित है, अगर टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में आपने सही तरीके से जातीय समीकरण को साधा तो निश्चित तौर पे कांग्रेस जो है वो ओबीसी समुदाय का एक बड़ा हिस्सा लेने में सफल रहेगी, जो अभी संभावना है। क्योंकि 50% लोग अगर ये कह रहे हैं कि काम शानदार या औसत हुआ है, एक बहुत बड़ी बात है एक ऐसे राज्य में जहां पे हर 5 साल पे लोग बदलने की बात बिल्कुल ठीक है। तो उस तरीके से देखिए, तो इस बार जो दिशा है आप पहले से तुलना करें वो ये है कि एंटी इनकम्बेंसी का माहौल उतना दिख नहीं रहा है, और इसका मतलब है कि स्विंग वोटर जो है, जो स्विंग करता और रूलिंग पार्टी जो अपोजिशन में है उसका चांस बनता, उससे ज्यादा जो इनकम्बेंट के साथ है। तो अगर टिकट डिस्ट्रीब्यूशन, इसलिए हमें लग रहा है कि कितना % वोटर आप स्विंग वोटर 15% ओबीसी और ट्राइबल्स मिला के, और वो मेवाड़ में आपको दिखेगा जहां पे ट्राइबल्स हैं। 15% वोटर ऐसा होता है जो हर चुनाव में आखिरी मोमेंट में तय करेगा बिल्कुल कि वो किधर जाएगा। बिल्कुल, तो ये वो कमिटेड वोटर नहीं है।
वो जो कमिटेड वोटर नहीं है जी। और इसमें खासकर ओबीसी है, आपने कहा ओबीसी है और इस बार ट्राइबल भी है। ओबीसी एंड ट्राइबल। जी। ओबीसी की बात कर लेते हैं कि ओबीसी जनगणना वाला विषय जो है, हमने इस सर्वे में भी पूछा ओबीसी जनगणना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, जो राहुल गांधी जी का पेट प्रोजेक्ट है। और ये ओबीसी वर्ग के बीच जाकर ही सवाल हुआ था। 71% लोगों ने कहा कि हाँ होना चाहिए, 21% लोगों ने कहा नहीं होना चाहिए। तो जो बात आप कह रहे हैं इस लिहाज से तो कांग्रेस के वादों पर बेहतर यकीन करना चाहिए ओबीसी समाज के लोगों को। निश्चित तौर पे। और हालांकि ये जनगणना की बात तो एक बहुत छोटी सी बात है, वहां पे असल बात यह है कि जो चेहरा है हर पार्टी में, जो लीडरशिप होती है, तो गहलोत का चेहरा एक पिछड़े वर्ग से होना और उसके साथ जो उनकी नीति है, जो पॉलिसीज है, वो ओबीसी में इन्हें काफी लीड दे रहा है। बीजेपी के पास अगर प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता हटा दे तो कोई ऐसा नेता नहीं है जो गहलोत के सामने खड़ा भी हो सके, और ना तो उनके पास कोई ऐसी पॉलिसी है जिससे वो काउंटर कर सके। तो पॉलिसी रिस्पॉन्स राजस्थान के स्थानीय नेताओं के पास नहीं है, ले दे के उन्हें प्रधानमंत्री मोदी के पास ही जाना पड़ रहा है। पॉलिसी, जाति का कार्ड, एक पॉइंट जोड़ दूं। अभी जो सचिन ने बात की, पॉलिसी के लिहाज से जो स्कीम्स गहलोत चला रहे हैं, ओबीसी, वो खुद कहते हैं कि मैं तो ओबीसी में भी माइनॉरिटी हूं, इतनी छोटी है मेरी जात। ये सारे फैक्टर्स जो है अशोक गहलोत के पक्ष में है। काम पर 50% लोग कह रहे हैं कि भाई बहुत अच्छा किया या ठीक ठाक किया, वो भी कोई बहुत नेगेटिव सेंटिमेंट नहीं है। फिर क्या रोक रहा है कांग्रेस को? मैं ना एक दूसरी तरह से आपको एक एनालिसिस देता हूँ राजस्थान के बारे में। एक बात अगर आप ध्यान से देखें तो 119 सीटें ऐसी राजस्थान में हैं जो कभी भी जो है किसी एक व्यक्ति के साथ नहीं, एक पार्टी के साथ नहीं गई। उसमें से मतलब उसके अलावा बताता हूँ, ये तो एक तो 19 सीटें जो पूरा का पूरा समीकरण बदल सकती हैं। उसके बाद 60 सीटें ऐसी है जिस पे बीजेपी 2000 के बाद हारी नहीं है। 21 सीटें ऐसी हैं जिस पे कांग्रेस नहीं हारी। तो 60 और 21 हम अलग रख दें और 119 सीटें, ये 119 सीटें तय करेंगे। और दूसरा मैं एक और फैक्टर आपको बताता हूँ, जैसे अभी शेखावटी की आप बात कर रहे थे। शेखावटी में सिर्फ इतना ही फैक्टर नहीं है, वहाँ किसान एक बहुत बड़ा फैक्टर है। शेखावटी जो है वो किसी के साथ जाता नहीं, जैसे हमारे उन्होंने कहा। वहाँ पर कैंडिडेट बहुत इंपॉर्टेंट है शेखावटी के उसमें। वहाँ पर बीएसपी का बहुत बड़ा बेस है। आपको 11 सीटें ऐसी है जिस पे बीएसपी कभी भी चीज़ें पलट सकती है। एक ऐसा अकेला इलाका है जहाँ पे लेफ्ट पार्टीज का भी आधार है। सो अगर राजस्थान की राजनीति को हम उस तरह से देखेंगे तो मैं फिर आपको एक और बात बोलूँगा कि राजस्थान में इस बार सभी छोटी छोटी पार्टियाँ जो है उछल गई हैं, अंदर आ गई हैं, जिसमें आप भी है, जिसमें बीएसपी भी है, जिसमें रीजनल पार्टीज भी हैं, जिसमें हरियाणा की पार्टीज भी हैं, जिसमें और जैसे AIMIM जो है वो आ गया। अब नू में जो कुछ हुआ, क्या वो उस साइड के इलाके जो हैं वहाँ पर ये असर नहीं पड़ेगा? ऐसे मेरे हिसाब से 7 या 8 इस वक्त मुस्लिम जो हैं वहाँ पर विधायक हैं, उन पर क्या वो सारे कांग्रेस के हैं? नहीं, देखिए आप छोटी पार्टियों की बात करें, अभी तक मेरे पास जो डेटा है मैं उसके हिसाब से बता रहा हूं। हमने जितने रीजन से बताया, जयपुर ढोलपुर में अदर्स 1 सीट, टोंक कोटा में 1 भी नहीं, मारवाड़ में 1, इसके अलावा शेखावटी में कोई 1 भी सीट नहीं। मैं आगे का एक डेटा रिवील कर देता हूं कि अदर्स का जो वोट परसेंटेज है वो भी मेरे पास इस डेटा के हिसाब से 15% है, जो पिछली बार से 7% कम है। ये सर्वे कम से कम ये कह रहा है कि लोगों के मन में ये बाइपोलर कॉन्टेस्ट है, बीजेपी बनाम कांग्रेस। वो किसी छोटे दल को के साथ जाने के चक्कर में इस बार नहीं दिखाई दे रहे। ये छोटे दल हो सकता है सीटें ना जीतें, लेकिन छोटे दल जो है समीकरण बदलते हैं। और ये मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये देखने वाली बात होगी कि हनुमान बेनीवाल क्या समीकरण में चेंजेस नहीं करेंगे, क्या बीएसपी जो पिछली बार 6 सीटें जीती थी जिसके कारण गहलोत सरकार बनी, वो कुछ नहीं करेंगे। ठीक बात है। तो ठीक बात ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस बार इसका कुछ कहना चाह रहे हैं संजीव जी शायद? बस मैं एक ही बात कहना चाह रहा था सौरभ जी, कि जैसे अभी बात चल रही थी, सज्जन जी भी कह रहे थे और दूसरे लोग भी, अगर आप देखें पिछले 25 साल से राजस्थान में कांग्रेस का मतलब अशोक गहलोत रहा है मोटा मोटा। 1998 में मुख्यमंत्री बने थे, 2023 में फिर एज मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, अपनी पार्टी को लड़ा रहे हैं। तो आपने अभी तक 150 सीटों का सर्वे प्रकट किया है और 150 में से 57 कांग्रेस ला रही है, और 2003 में अशोक गहलोत के नेतृत्व में 56 सीटें मिली थी और 2013 में अशोक गहलोत के नेतृत्व में 21 सीटें मिली थी। तो ऑलरेडी 150 सीटों के सर्वे में, अगर आपका सर्वे बिल्कुल सही मान लें हम, तो उसमें वो 2003 और 2013 के रिकॉर्ड से आगे निकल चुके हैं। तो कहीं ना कहीं 2 फैक्टर्स हैं, एक तो सरकार की पॉलिसीज, अशोक गहलोत का मैनेजमेंट, और दूसरा मोदी बहुत पॉपुलर होते हुए भी स्थानीय चेहरे का विकल्प नहीं बन सकते।
वसुंधरा का सामने नहीं होना, ये दोनों फैक्टर्स ऐसे हैं जो कांग्रेस ने इसको कंटेस्ट बना दिया है। ठीक है, क्या हार रहे हो, चाहे हारे भी, और एक हार होती है कि चलो हार गए, और एक हार होती है यार ऐसी हार हुई है शर्म की चेहरा नहीं दिखा पा रहे हैं। तो संजीव जी कहना चाह रहे हैं कि ऐसी हार की तरफ तो कांग्रेस नहीं बढ़ती हुई ऑलरेडी दिखाई आप दे रही है। 2003 और 2013 से बेहतर स्थिति में आ गए भाई। तो नहीं, 2003 वो तो और वहां तक तो 2013 पहुंच गए थे कि से मैं तो अभी बेहतर भी स्थिति में मैं तो आप अभी 150 संजीव सीट जी ये में भी आ नहीं गए कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी सर्वे में जीत नहीं सकती। उससे बेटर हो गए। मैं कह रहा हूं शायद मैं जीतने कह रहा के हूं, करीब मैं पहुंच कह रहा हूं, जाए, छोड़िए वो कौन बात, जाने। मैंने कह दिया, लेकिन भाई आप 50 में से 43 तो लाने से रही कांग्रेस। बात ये है कि ऑलरेडी दे हैव परफॉर्म्ड बेटर देन 2003 एंड 2013। ये बड़ी बात है गौर करने वाली। ठीक है, 150 सीट्स में ही आप कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी उसका हारेगी बड़ा भी तो, कारण लेकिन कॉन्टेस्ट बनाया वसुंधरा- और एक टक्कर दी मतलब भारतीय लोकल जनता चेहरा- पार्टी को। ये रिकॉर्ड में जरूर मैं दर्ज ये होगा, नहीं कह रहा, और ये मैं जाएगा नहीं खाते में अशोक गहलोत के। चलें ठीक, कुछ सवाल हैं आपके? Yes. और आपने नहीं पूछा अभी तक, पूछिए। नमस्कार सर, मेरा नाम प्रज्ञा मिश्रा है। मेरा सवाल ये है कि यहाँ पे मतलब कांग्रेस पार्टी में ही उनके अपने में ही झगड़े चल रहे हैं। इस मामले को लेकर राजस्थान के सभी विवादों को तो वो लोग भूल ही गए हैं। मेन मुद्दा अगर देखा जाए तो चाइल्ड मैरिज का इतने सालों से चला आ रहा है, आज तक उस पर मैंने किसी को बात करते हुए नहीं देखा। इस पे क्या कहना है? आप कह रहे हैं अपने ही कामों में व्यस्त हैं, अपने ही झगड़ों में व्यस्त हैं। ठीक, चाइल्ड मैरिज पर बड़ा स्पेसिफिक इशू है उनका कि राजस्थान में इसके बहुत सारे वाकये जो हैं वो हमको देखने को मिलते हैं, लेकिन किसी सरकार ने क्या फोकस तरीके से इस पर काम किया है राहुल जी? अगर ध्यान हो देखिए, सरकारें इस पे काम करती आई हैं, ऐसा नहीं है कि सरकार ने इस पे काम नहीं किया है। और चाइल्ड मैरिज, देखिए हर सोसाइटी के अपने जो है प्रॉब्लम्स हैं। राजस्थान की सोसाइटी के कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जो महिलाओं से जुड़े हुए हैं, और ये उस सोसाइटी में दिखाई देता है। जब आप वहाँ पे जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो दिखाई देता है। उसी का एक आगे का अगर ये प्रॉब्लम है वो है चाइल्ड मैरिज। तो हमारे यहाँ कानून है कि आप बच्चों की शादी ऐसे नहीं कर सकते हैं। ये कानून जो है, जो धरातल पर जो ये कानून जो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो राज्य सरकार का काम है। अगर ये इशू जो है अभी भी रिजॉल्व नहीं हुआ है राजस्थान में, जैसे कि आप कह रहे हैं कि चाइल्ड मैरिजेस अभी भी होती हैं, तो ये तो राज्य सरकार का फेलियर है ही। राज्य सरकार को, जो भी राज्य सरकार हो, उसे ये देखना पड़ेगा कि ये सब चीजें जो है ना हो। चलें, अब एक आखिरी क्षेत्र बाकी है और वो है मेवाड़ का, जहां 48 सीटें हैं। बड़े बड़े शहर उदयपुर, अजमेर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, इनका मेवाड़। और क्या ये मेवाड़ कांग्रेस पार्टी के लिए ये हारती हुई, डूबती हुई बाजी बचा सकता है? यही सबसे बड़ा सवाल है। इस बची हैं 48 सीटें, लेकिन ये 48 सीटें कोई मामूली नहीं है, ये मेवाड़ इलाके की सीटें हैं। राजपुताना को डिफाइन करने वाले मेवाड़ की पहचान महाराणा प्रताप से है। अजमेर, राजसमंद, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़, ये शहर आते हैं मेवाड़ में। सीपी जोशी बीजेपी में भी हैं और एक सीपी जोशी कांग्रेस में भी हैं, दोनों बड़े नेता। जयपुर राजघराने की दिया कुमारी मेवाड़ के राजसमंद की सांसद है और अब उनकी विधायकी के चुनाव में एंट्री हुई है। असम के राज्यपाल बनाए गए गुलाबचंद कटारिया इसी मेवाड़ से ताल्लुक रखते हैं, उनका रसूख है। और कांग्रेस के पूर्व मंत्री रघु शर्मा भी मेवाड़ से ही आते हैं। तो मेवाड़ अब यह तय करेगा कि राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। हमारे सर्वे के मुताबिक, जैसे आपने देखा, बीजेपी को एक बड़ी बढ़त अभी मिली हुई है, लेकिन क्या मेवाड़ बीजेपी का खेल बिगाड़ सकता है और क्या ये संजीवनी की तरह साबित हो सकता है कांग्रेस पार्टी के लिए? बगैर और सस्पेंस बनाए आपके सामने मेवाड़ की 48 सीटों का डेटा रख रहे हैं अब, जिसके साथ ये 200 सीटें साफ हो जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी 32 सीटें जीत रही है इस क्षेत्र से, 15 सीटें कांग्रेस पार्टी और अन्य एक। बीजेपी को 6 सीटों का फायदा हो रहा है मेवाड़ में, कांग्रेस को 1 सीट का नुकसान और अन्य को 5 सीटों का नुकसान। और इसी के साथ आप देखिए जरा हमारे सीएनएक्स के ओपिनियन पोल की पूरी तस्वीर राजस्थान को लेकर। बीजेपी 125, कांग्रेस 72, अन्य 3। ये परिस्थिति बिल्कुल पलटी हुई है 2018 की तुलना में। भारतीय जनता पार्टी आज के समय में राजस्थान में क्लियर मेजॉरिटी की, कंफर्टेबल मेजॉरिटी की सरकार बनाते हुए हमें दिखाई दे रही है और कांग्रेस पार्टी 72 के आसपास जाकर रुकती हुई और ठहरती हुई दिखाई देती है। तो राजस्थान में बीजेपी बना सकती है अपनी सरकार, वो भी क्लियर मेजॉरिटी के साथ, ये आप देख रहे हैं। और नफा नुकसान की जहां तक बात है तो भारतीय जनता पार्टी को पिछले चुनाव की तुलना में जबरदस्त फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। 52 सीटों का फायदा 2018 की तुलना में, कांग्रेस को 28 का नुकसान और अन्य जो है वो भी 27 से घटकर 3 पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं।
यानी अन्य को भी इस बार जनता जो है उनको नहीं देख रही है उनकी ओर। सीधा कॉन्टेस्ट मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है, जिसमें बीजेपी बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है। 125 सीटें 200 में से भारतीय जनता पार्टी आज के हालात में चुनाव होते हैं तो जीतती हुई दिखाई देती है। यह हमारा सर्वे दिखा रहा है। वोट शेयर भी आप जानना चाहते होंगे तो वोट शेयर भी आपके सामने हम रख देते हैं। कितना वोट शेयर किस पार्टी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी को 45% वोट मिल सकता है इस बार राजस्थान में, कांग्रेस पार्टी को 40%। 5% ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी से हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। 15% वोट अन्य के खाते में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और वोटों की तुलना भी आप देख लें, 2018 की तुलना में बीजेपी को 6% वोट ज्यादा मिल रहा है। 6% वोट वो जोड़ रही है। जोड़ कांग्रेस पार्टी भी रही है, 1% वोट ऐड कर रही है 2018 की तुलना में, और अन्य में वोट कम जा रहा है। सीधा सीधा 7% का नुकसान अन्य के वोट शेयर से होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन 5% का गैप इस बार ओपिनियन पोल बताता है बीजेपी और कांग्रेस के वोट शेयर में रह सकता है। तो यह बड़ी खबर है। ओपिनियन पोल साफ कह रहा है राजस्थान में बीजेपी के लिए कोई दिक्कत नहीं। एक क्लियर मैंडेट की सरकार और एक मजबूत सरकार भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में दे सकती है। अभी फिलहाल ऐसी परिस्थितियां बनी हुई हैं। ये अशोक गहलोत की तमाम लुभावनी स्कीम्स के बावजूद है, ये उन गारंटीज के बावजूद है जो कांग्रेस पार्टी ने दी। 500 रुपए का सिलेंडर, 1500 रुपये महिलाओं के रुपए में डालना, इसके अलावा ओल्ड पेंशन स्कीम, तमाम तरीके के वादे। उसके बावजूद फिलहाल ऐसा लग रहा है कि लोग अशोक गहलोत की सरकार को बदलना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और वो करीबी मामला भी नहीं रखना चाहते। इसलिए इस बार 125 सीटों के आसपास भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ वो आपको ठहरता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये हमारे ओपिनियन पोल का फाइनल एनालिसिस है जो इस वक्त आपने देखा। मैं सीधे चलना चाहूंगा एक बार संजीव श्रीवास्तव जी के पास। संजीव जी, ये है आखिरी आंकड़ा, आप इससे सहमत हैं? इसके आसपास आपका अपना एनालिसिस है या नहीं? बहुत मुश्किल है सौरभ भाई लेकिन मैं अपनी एक घिसे हुए रिकॉर्ड की तरह पुरानी बात पे लौटूंगा कि आपको ये मानना पड़ेगा कि 2003 और 2013 से बेहतर प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस 72 पे आ रही है। क्योंकि मेरा लगातार ये कहना रहा था कि जब कांग्रेस हारती है तो बुरी तरह हारती है और बीजेपी जीतती है तो जबरदस्त जीतती है। कम से कम पिछले 25 साल का अनुभव ये कहता है, 25 नहीं 20 का, क्योंकि 1998 में कांग्रेस जबरदस्त जीती थी, 150 के आसपास सीट लाई थी, भैरव सिंह जी के नेतृत्व में 35-36 पे बीजेपी निपटी थी। लेकिन उसके बाद बीजेपी हारती भी है तो 70 और 80 के बीच में रहती है और कांग्रेस हारती है तो 21 पे आ गई थी। तो एक तो बड़ा टेक अवे ये है कि कांग्रेस कंटेस्ट में है, अगर 72 सीट ला रही है वो बहुत बड़ी बात है। बीजेपी का जीतना मुझे सरप्राइज बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि मेरा शुरू से और आपके शोज में भी कह चुका हूं कि मुझे बीजेपी की एज लग रही है। लेकिन क्या वो एज इतनी है कि वो 125 तक आ रहे हैं? क्या अदर्स मतलब आरएलपी और ये सब पार्टीज क्या बिल्कुल हाशिए पे जा रही हैं? ये एक ऐसी बात है जो शायद चुनावी नतीजे के दिन ही हम और ज्यादा स्पष्ट तरीके से समझ पाएंगे। लेकिन ब्रॉडली एक अच्छे कंटेस्ट के बाद कांग्रेस की हार और बीजेपी की जीत, चाहे 125 आती है चाहे 115 आती है, इससे मैं मोटा मोटा सहमत हूं। और वो दिख रहा था शेखावत की जैसे हमने बात की, तो जहां आपकी 24 में से 3 सीट्स के अलावा सारी सीट कांग्रेस जीती हुई थी, वहां आपके सर्वे कह रहा है 12-12, लेकिन मुझे लगा अगर 8-9 सीटें भी बीजेपी जीतती है तो ऐसे अगर हर क्षेत्र में उसकी चिप अवे होती है कांग्रेस की सीट्स, तो बीजेपी तो वैसे ही जीतनी है। तो इसलिए हाँ, अगेन समिंग अप माय आंसर, आपका सर्वे का ट्रेंड सही है, सीट्स के नंबर इधर उधर हो सकते हैं। राहुल जी। बिल्कुल, इस बार देखिए मैं सहमत हूं कि इस बार राजस्थान एक ऐसा जो है प्रदेश है जहां पर बीजेपी को एज है और बीजेपी जो है वहां पे बहुत अच्छा कर सकती है। और इसका कारण जो है राजस्थान का जो पिछला इतिहास है वो भी है कि हमेशा राजस्थान के ज़्यादातर इलाके, जैसे हमने उनको 5 इलाकों में दिखाया, तो उन सारे इलाकों में ट्रेंड रहे हैं। ज़्यादातर इलाकों में लोगों ने कभी एक पार्टी कभी दूसरी पार्टी को वोट दिया है। अगर मेवाड़ का इलाका भी हम देखें तो वहाँ पे भी कुछ ऐसा ही ट्रेंड रहा है। दूसरा, मैं ये भी कहूँगा कि बीजेपी ने इस बार एक नया एक्सपेरिमेंट किया है। उसने 7 एमपीज़ जो हैं अभी तक उनको चुनाव में उतारा है। उन्होंने किसी एक मुख्यमंत्री का चेहरा सामने नहीं रखा है। तो ये सारे ऐसे हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो कि बीजेपी को अगर ये सारी बातें चल गई, ये जनता ने इसको सराहा, तो मुझे लगता है जैसे हमारे पैनलिस्ट कह रहे थे कि
सीटों का नंबर क्या होगा। मैं ये कहता हूँ कि राजस्थान में जब जो भी इस वक्त चुनाव के परिणाम आएंगे चुनाव के बाद, उसमें क्लियर मेजॉरिटी एक पार्टी या दूसरी पार्टी को दिया जाएगा, जिसमें मैं फिर कहता हूं कि बीजेपी को काफी एज है। अब यही सवाल है, एज है या डिसाइसिव एज है? डिसाइसिव एज है। डिसाइसिव एज। फिर भी देखिए, संजीव जी का कहना यह है कि अभी तक ट्रेंड ये रहा है कि कांग्रेस हारती है तो बुरी तरह हारती है, कभी बुरी हार बीजेपी की नहीं होती राजस्थान में, वो 60-70 इस फिगर के आसपास जो है वो रुक जाती है। लेकिन इस बार आप देख रहे हैं कांग्रेस को हारने के बावजूद कुछ डिसेंट परफॉर्मेंस दिखाते हुए। भावेश, मैं संजीव जी की इस बात से एग्री करता हूं कि यदि बीजेपी वहां जीतेगी तो और बड़े अंतर से जीतना चाहिए था बीजेपी पर। बहुत सारे नेगेटिविटी बीजेपी की तरफ से भी आ रही है, जैसे वसुंधरा को आगे नहीं लाना, और अलग अलग रीजन में आप देखेंगे बहुत सारे फैक्टर हैं, सभी एकजुट एक मंच पे नहीं आ पाए, तो वो एक फैक्टर है। दूसरा, जो अभी फ्रीवीज की जो बात हो रही थी, वो सब भी कहीं ना कहीं कुछ कुछ रीजन में काम करे, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि अशोक गहलोत के पक्ष में कुछ न कुछ बातें बदली है। लेकिन कहते हैं ना, 5 साल में 4.5 साल तक बैठे रहो, अगले 6 महीने में आपने छक्का मार दिया तो ऐसे तो ना मैच तो नहीं हो, आपकी यादें के लिए कुछ ना कुछ हो जाएगी। जैसे कहा कि कांग्रेस 20-21 सीटें पे हारती है तो आ जाते हैं, तो हो सकता है कि कांग्रेस कुछ और बेहतर परफॉर्म करे। हो सकता है आने वाले दिनों में यदि कैंडिडेट अच्छे दे दे तो कांग्रेस और अच्छा कर सकते हैं, मैं इस चीज़ को मानता हूँ। लेकिन बीजेपी फिलहाल वहाँ दिख रही है, आगे है। एंटी इनकम्बेंसी जबरदस्त है वहाँ पे, इसमें कोई डाउट नहीं है, और आपको कोई भी वहाँ जाने के बाद कोई भी नहीं मानेगा कि वहाँ पे एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। पर बीजेपी के साथ जो प्रॉब्लम मैंने आपको कहा कि नेताओं का एक मंच पे आना, वो है जिसके वजह से कांग्रेस लगातार बढ़ गया। अभी आप मुझसे 3 महीना पहले यदि आप मुझसे पूछते तो हाँ, बीजेपी अपनी पिछली परफॉर्मेंस जो 2018 में थे वो शायद रिपीट कर सकती थी, लेकिन धीरे धीरे बीजेपी का डिक्लाइन हुआ है वहाँ पे, और वो फिगर में भी दिख रहा है। अब सारा डिपेंड करता है यदि कैंडिडेट, जो कांग्रेस का कैंडिडेट, वो बहुत एक फैक्टर साबित होगा। अगर कांग्रेस अच्छे कैंडिडेट उतार दे तो इसको नजदीकी मामला बना इसको नजदीकी नहीं, फिर मैं अब आप कहोगे कि आप अपने सर्वे के साथ नहीं हो, पर ऐसा नहीं है। यदि टफ फाइट होता है, यदि टफ फाइट होगा तो फिर मेरे ख्याल से अशोक गहलोत निकालेंगे, क्योंकि बीजेपी वहां जब भी जीतते हैं बड़ी जीत लेके आते हैं। संजीव जी ने कहा, मैं भी इस चीज को मानता हूं, लेकिन टफ फाइट होगा तो क्योंकि बीजेपी कीजिए जनता को, अभी आपका सर्वे दिखा रहा है कि बीजेपी जीत रही है। मैंने आपको पहले ही कहा कि यदि मैं ऐसा कहूंगा तो आप ही मुझे कहोगे, पर ऐसा नहीं है। मेरा कहने का मतलब विजिबल एंटी इनकम्बेंसी दिख रहा है, क्योंकि बीजेपी ने कोई एक फेस नहीं दिया तो उसका उनको नुकसान होगा। अब वो नुकसान किस हद तक होगा, वो क्या कांग्रेस अपनी कैंडिडेट्स उसको और गैप कम कर पाएगी, वो देखना होगा। चले, मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर आप लोग किसको पसंद करते हैं, किसको अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, ये सवाल पूछा गया था। देखिए किसको कितने नंबर मिले। तो अशोक गहलोत को 33% लोग मानते हैं कि ये अच्छे सीएम हैं और इनके पास सत्ता रहनी चाहिए। वसुंधरा राजे की सरकार अच्छी होती है, वसुंधरा राजे अच्छी चीफ मिनिस्टर साबित होती है, ये 27% लोग मानते हैं। 12% लोगों को लगता है सचिन पायलट को सीएम बनने का मौका मिलना चाहिए। गजेंद्र सिंह शेखावत के पक्ष में वोट देने वाले 10% लोग थे। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के पक्ष में 8% लोग थे, और दिया कुमारी, जिनकी बहुत चर्चा चल रही है इस वक्त, उनको मुख्यमंत्री के तौर पर देखने वालों की तादाद 3% लोगों की थी। तो नंबर 1 पर देखिए अभी भी अशोक गहलोत है, और नंबर 2 पर वसुंधरा राजे हैं। और ये चुनाव, जैसा हमने कहा, परंपरा के लिहाज से बीजेपी के लिए जीतने वाला चुनाव होना चाहिए था, तब भी आप देखेंगे अशोक गहलोत का ग्राफ ऊपर है, वसुंधरा राजे का ग्राफ नीचे दिखाई दे रहा है। इसमें एक मुद्दा ये भी हो सकता है कि उनकी पार्टी ने उस तरीके से उनको प्रोजेक्ट नहीं किया। लेकिन ये हमको लेकर के आता है उस शख्सियत पर जिसकी चर्चा बहुत चल रही है, दिया कुमारी। तमाम पार्टी के प्रोग्राम्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंच पर जब वो सभा करते हैं, दिया कुमारी को बहुत प्रोमिनेंस दी जा रही है, और बहुत सारे लोगों ने अब खुलकर चेहरा कहना ये शुरू कर दिया है कि क्या दिया कुमारी के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी नई लीडरशिप को उभारना शुरू कर दिया है। मैं चाहूंगा इस पर पहले राहुल जी का ही जवाब आए। देखिए, हम ये जानते हैं कि दिया कुमारी को, एक चीज ऐड कर दूं, क्योंकि हमने मेवाड़ का दिखाया, तो राजसमंद से ही सांसद हैं दिया कुमारी जी। देखिए, दिया कुमारी की अगर हम बात करें तो इनको जो है वो बीजेपी में उभारने वाली जो है खुद वसुंधरा राजे सिंधिया हैं, और ऐसे में बीजेपी, हम मानते हैं कि दिया कुमारी जो हैं वो सीएम का फेस हैं, लेकिन जिस तरह से सांसदों को बीजेपी ने राजस्थान में उतारा है, और जिस तरह से वसुंधरा राजे सिंधिया के साथ पिछले कुछ समय में बीजेपी ने कोशिश की है कि उनके साथ जो मनमुटाव है वो कहीं ना कहीं ठीक हो जाए, मुझे लगता नहीं है कि हमें ये बेट कर देनी चाहिए कि अगर बीजेपी जीती तो दिया कुमारी ही मुख्यमंत्री का, उन्हीं का चयन होगा।
ठीक है। अब जब एक बार कांग्रेस कैंप की खबर जो है हमको विजय लक्ष्मी बता रही थी, उन्होंने कहा कि 5 सर्वे कांग्रेस पार्टी ने कराए कम से कम, और उन 5 की दिशा बड़ी अलग अलग है। कोई शुरू करता है 70 के आसपास से और दूसरा वो खत्म होती है कहीं जाकर के 140, 130, 35 के आसपास। तो अभी तो लग रहा है कि वो जो डाउनवर्ड्स वाले सर्वे थे वो कहीं करीब दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, 78 का है जो सबसे लोएस्ट टैली कांग्रेस का जो सर्वे शो करता है वो 78, और जो सबसे हाईएस्ट कांग्रेस को देता है वो है 134 का। और पहली बार, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि अलग अलग सर्वे हैं, और ये जो फिगर है कांग्रेस पार्टी के लोग भी मानते हैं कि अगर हारेंगे तो यही 70 से 80 के बीच में कहीं कांग्रेस पार्टी रहने वाली है। लेकिन इसको जिस तरह से संजीव सर बार बार कह रहे हैं कि ये अशोक गहलोत की शायद एक बड़ी जीत होगी, और एंटी इनकम्बेंसी ज़रूर है। कांग्रेस पार्टी भी मानती है कि उनके एमएलएस के खिलाफ मेजर एंटी इनकम्बेंसी अक्रॉस द स्टेट है, और शायद इसीलिए इतनी माथापच्ची हो रही है। लेकिन अशोक गहलोत के खिलाफ उनकी पर्सनल एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, शायद इसीलिए 50% लोगों ने उनको पसंद किया। और यहाँ पर भी जो सर्वे है उसमें अशोक गहलोत सबसे बड़ा चेहरा है। तो अशोक गहलोत के खिलाफ पर्सनल एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, लेकिन उनके एमएलएस, उनके मिनिस्टर्स के खिलाफ मेजर एंटी इनकम्बेंसी है। और उसकी एक वजह यह भी है कि सचिन पायलट का खेमा और इधर खेमा को साधने के चक्कर में अशोक गहलोत ने खुली छूट अपने तमाम एमएलएस को दे दी, जिसके चक्कर में एमएलएस ने भी उतना ध्यान नहीं दिया। वर्कर जो है वो ग्राउंड पे नेग्लेक्ट हो गया, और उसी का नतीजा है कि तमाम एमएलएस हैं, मंत्री हैं, करप्शन के भी चार्जेस उनके ऊपर लगे कि उनके खिलाफ मेजर एंटी इनकम्बेंसी है। पर अशोक गहलोत के साथ ऐसा पर्सनली नहीं है। नहीं, देखिए आप ही ने मुझे याद दिलाया, मैंने चेक किया, फिर राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा है अभी 3 दिन पहले, मार्क माय वर्ड्स लिख कर रख लीजिए। मतलब कांग्रेस पार्टी 5 राज्य जीतने जा रही है, तेलंगाना, एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम। राहुल गांधी तो आजकल बिल्कुल आंकड़े के साथ बात करते हैं। उन्होंने, मुझे याद है, एमपी का कहा था कि 150 सीटें आएंगी। राजस्थान के लिए उन्होंने ऐसे कहा था कि हमारी सरकार बन रही है। कर्नाटक में भी उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार आ रही है। और राहुल गांधी जनरली ऐसे लिखकर नहीं करते हैं, ट्वीट करके या लिख करके किसी चीज़ को नहीं कहते हैं इतने कन्विक्शन के साथ। पहली बार है कि इतने कन्विक्शन के साथ कि जहां राहुल गांधी कह रहे हैं मार्क माय वर्ड्स, हम 5 राज्यों में अपनी सरकार बना रहे हैं। अब देखना पड़ेगा कि कितना ये सही साबित होता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी अंदर से बहुत आश्वस्त है कि वो इन चुनावों में बहुत बेहतर कर रही है। तेलंगाना में भी कांग्रेस पार्टी को पूरा भरोसा है कि वो अपनी सरकार बनाएंगे। राजस्थान में भी चीफ मिनिस्टर खुद बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि वो रिपीट करने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी के लिए शॉर्ट है कि हम लोग सरकार बना ही रहे हैं, वहाँ पर तो कोई सवाल ही नहीं है दुविधा का। लेकिन राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जहां पर कई बार कांग्रेस के नेता मानते हैं कि हमको उतना एज नहीं है जितना होना चाहिए सरकार बनाने के लिए। तो कांग्रेस पार्टी को लगता है। राहुल गांधी ने कहा कि वो 5 राज्य जीत रहे हैं, और हम आपको इन राज्यों का ओपिनियन पोल दिखा रहे हैं। हमने कल मध्य प्रदेश का ओपिनियन पोल दिखाया था। राहुल गांधी को लगता है कि वो एमपी जरूर जीतेंगे। हमारे ओपिनियन पोल में लग रहा है कि बीजेपी की बढ़त है, वो सरकार बना सकती है। आज हमने राजस्थान की बात की तो राजस्थान में दिखाई देता है कि बीजेपी डिसाइसिवली आगे है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी इस वक्त इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी से बहुत आगे दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी की सरकार हमें तो बनती हुई दिखाई नहीं दे रही। कल हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में पंजा, यानी कांग्रेस पार्टी का पंजा श्योर है। इसका जवाब आपको मिलेगा। और तेलंगाना में केसीआर का कितना जोर है, ये आपको तेलंगाना का ओपिनियन पोल बताएगा। तो ये 2 ओपिनियन पोल अभी आना आपके लिए बाकी हैं कि आखिर राहुल गांधी की भविष्यवाणी सही होती है या बीजेपी या केसीआर जो दम दिखा रहे हैं उसका असर आपको दिखाई देगा। कल शाम 5 बजे से ये ओपिनियन पोल आप दोनों राज्यों के जरूर देखिएगा। सज्जन से पूछना चाहता हूं, आप जब राजस्थान में घूमे, जो सेंस आपको मिला ओवरऑल में, एक बात करने की बात कह रहा हूं, वो कहीं आप इस टैली के साथ मेल खाता है? क्योंकि बहुत से लोगों को लगा बीजेपी जीतेगी तो फिर बहुत बड़ा मैंडेट होना चाहिए, वैसा बड़ा मैंडेट भी नहीं है। नहीं, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मेरा रिजर्वेशन है, और अभी समय भी है, अभी टिकट डिस्ट्रीब्यूशन बाकी है। उसमें एक जो आंकड़े यही है, लेकिन अगर आप वोट परसेंटेज को देखें तो आप देखिए कि पिछले 2018 की तुलना में 7% जो अन्य हैं, जो बाकी पार्टियां हैं, उनके वोट में गिरावट हो रही है। तो कायदे से जिस तरीके से हमने ग्राउंड सिनेरियो देखा, उसमें अब आदिवासियों के बीच में पिछली बार भारतीय ट्राइबल पार्टी थी, उसको 6 के करीब सीटें मिली थी। इस बार ट्राइबल्स का ज्यादा झुकाव कांग्रेस की तरफ दिखा हमें। उसी तरीके से बीएसपी को जो वोट मिला था, और उस पर दलितों का भी ज्यादा कंसोलिडेशन। तो हमारे हिसाब से जो ये 7% की गिरावट है, इसका फायदा परसेंटेज में कांग्रेस को होना चाहिए था ये करके। और उस अदर्स का वोट जो कम हो रहा है, आप कह रहे हैं जोड़ना चाहिए कांग्रेस, यहाँ पे बीजेपी को दिख रहा है। जबकि ग्राउंड सिनेरियो, और यहाँ पे हमारी थोड़ी सी असहमति है
कि यहाँ पे कांग्रेस को फायदा आपकी होना थोड़ी चाहिए सी असहमति से तो सरकार पलट जाएगी वहां पर। बिल्कुल ये बिल्कुल 7% वोट अगर जुड़ गया मुझे अभी कांग्रेस भी में। क्लोज लग रहा है। और एक इसमें एक भावेश जी इस पे बताएंगे, एक बहुत बड़ा कारण, आप जब सर्वे करें तो होता क्या है कि वोटर भले ही कांग्रेस को वोट दे